हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम एमपी सेट के लिए स्पेशल यूनिट 1 जो है पेपर फर्स्ट की उसको करने वाले हैं, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत अच्छे से बहुत विस्तार से समझेंगे। इसके पहले मैं लगभग कंप्लीटली सारी यूनिट्स करवा चुका हूं, जिसमें मैंने यूनिट 10, यूनिट 9, यूनिट 8, यूनिट 4 और यूनिट 2 ये सारी यूनिट्स मैंने करवा दी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इनके एमसीक्यू भी करवा दिए हैं, तो एमसीक्यू भी आप जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको बहुत सारी चीजें, और सारी चीजें हम थ्योरेटिकल रूप से बड़ी डिटेल में पढ़ते हैं। तो आप अगर एमपी सेट फर्स्ट पेपर की कंप्लीटली तैयारी कर रहे हैं तो मेरा पूरा जो वीडियो है या मेरा जो ये चैनल है उसी को लेकर के स्पेशली अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो और एमपीपीएससी जो प्रीलिम्स आने वाला है उसको लेकर के अगर आप तैयार हैं, या एमपीपीएससी प्रीलिम्स कैसे निकलता है या कैसे निकाला जा सकता है, तो आप इस चैनल पे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारी चीजें एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मैं लेकर आने वाला हूँ। और आज शाम को मैं एफएसओ का जो पेपर है उसको भी सॉल्व करने वाला हूँ, उसका आंसर की भी बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे जो काम है शिक्षण अभिवृत्ति को पढ़ना। शिक्षण अभिवृत्ति सिलेबस में क्या दे रखा है देखिए जरा। शिक्षण अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं, ये आपका सिलेबस में है मेन। ठीक है, एमपीपीएससी का जो सेट का सिलेबस है, नेट सेट दोनों सेम है। शिक्षार्थी की विशेषताएं हम पढ़ेंगे। क्या होती है शिक्षार्थी की? शिक्षार्थी मतलब एक पढ़ने वाला जो बच्चा होता है उसकी क्या विशेषता होती है। इसमें किशोर, वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षा, यानी कि किशोर और वयस्क की क्या क्या अलग अलग अपेक्षा होती है। सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक क्या भिन्नताएं इनके होती है, ये होगा। शिक्षण के प्रभाव, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं। शिक्षक को क्या प्रभावित कर सकता है। सहायक सामग्री क्या हो सकती है पढ़ने में, क्या क्या ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो पढ़ने के वक्त आपको यूज करते हैं आप लोग। शैक्षिक वातावरण क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। उसके अलावा उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धतियां, जैसे कि अध्यापक केंद्रित क्या होता है, शिक्षार्थी केंद्रित क्या होता है, इन दोनों में कौन सबसे बेस्ट है इसकी मैं बात आपको बताऊंगा। ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन एजुकेशन, मैं ऑनलाइन एजुकेशन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप स्कूलों में ऑफलाइन एजुकेशन लेते हो। ये स्वयं, स्वयं प्रभा, मुक्स इत्यादि, इनके बारे में मैं ऑलरेडी यूनिट 10 में करवा चुका हूँ। ठीक है, स्वयं प्रभा क्या होता है, ऑनलाइन एजुकेशन क्या होता है। तो आप एक बार मेरे चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सारी कोर्सेस आपको डाल रखे हैं और सारी वीडियोस मैंने डाल रखी है। जो पहली बार जुड़ रहा है ध्यान रखिए, ये तो अंतिम रूप में हम आ गए, पहले हमने सारी यूनिट्स कंप्लीटली कर चुके हैं। मूल्यांकन प्रणाली, शिक्षक की सहायक सामग्री पढ़ेंगे। परंपरागत, आधुनिक और जो आपका आईसीटी है उसमें क्या क्या चीजें हैं। मूल्यांकन प्रणाली, और मूल्यांकन प्रणाली में मूल्यांकन के स्तर, प्रकार, उच्च शिक्षा, विकल्प, क्रेडिट सिस्टम क्या चल रहा है प्रणाली का वो पढ़ेंगे। कंप्यूटर आधारित शिक्षा प्रणाली, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये सिलेबस है आपका यूनिट नंबर फर्स्ट का, फर्स्ट पेपर का, है ना। हमने 10 से शुरू किया था, और अब जो अगली यूनिट आप चाहते हैं उसका कमेंट मुझे कीजिएगा। आज मैं यूनिट फर्स्ट आपको पेपर फर्स्ट की करवा रहा हूँ। ठीक है, और ये कंप्लीटली कवर होगी, आपको इसी क्लास में ही मिल जाएगी। देखिए सर, सबसे पहले बात करते हैं शिक्षण की। शिक्षण क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग मतलब जहां आप पढ़ते हो, ठीक है, इसे कहते हैं शिक्षण। क्या कहते हैं? शिक्षण। एक होता है अधिगम, एक क्या होता है, एक शब्द आप सुनोगे अधिगम। अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम कहीं भी हो सकता है, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये अधिगम है। ठीक है, मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, ये टीचिंग है, लेकिन आपके पिताजी आपको सिखाएं, ये अधिगम है। तो अधिगम कहीं भी हो सकता है। टीचिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग का मतलब क्या होता है देखिए जरा। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग का मीनिंग क्या होता है। शिक्षण की परिभाषा, स्टैंडर्ड डेफिनेशंस क्या हो सकती है। टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ द इंट्रापर्सनल इन्फ्लुएंस द एम्ड एट चेंजिंग बिहेवियर ऑफ लर्नर्स। आप मेरी क्लास ले रहे हो, आपके बिहेवियर में एक चेंज आ रहा है, और अगर आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है तो ये टीचिंग है। आ गई बात समझ में? तो टीचिंग जो है इज अ फॉर्म ऑफ द इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस द एम्ड चेंजिंग हीज बिहेवियर, यानी कि हमारा जो मेन लक्ष्य है वो ये है कि आपके बिहेवियर में, आपके व्यवहार में बदलाव आना चाहिए, तभी टीचिंग मानी जाएगी। अगर आपके व्यवहार में बदलाव नहीं आ रहा है, आप कुछ सीख नहीं रहे हो, तो फिर उसको टीचिंग हम नहीं कहते हैं। ये शिक्षण की परिभाषा समझ में आ गई कि कोई भी व्यक्ति अगर शिक्षण करवा रहा है तो उसके सामने वाले के लर्नर, जिसे लर्नर कह रहे हैं, लर्नर कौन है? आप लर्नर हो। हेलो लर्नर्स मैं बोलता हूं ना, तो लर्नर्स कौन है? लर्नर आप लोग हो। और मेरे द्वारा कोई चीज एक्स या वाई आपको पढ़ाई जा रही है, तो आपसे, आपके व्यवहार में उससे क्या बदलाव आ रहा है, यही टीचिंग है। ठीक है, तो क्लार्क नामक एक व्यक्ति था जिसने परिभाषा दी कि टीचिंग इज अ इंटरएक्टिव प्रोसेस बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर। टीचिंग क्या है? एक प्रोसेस है, किसके बीच की? टीचर और लर्नर के बीच की।
ठीक है। तो ये इंटरेक्टिव है, यानी कि आप भी सामने से कमेंट करते हो कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सर आप ऐसे करते हो, सर आप ये यूनिट करवा दो, सर अब आप ये करवा दो। मैंने बहुत सारे कमेंट्स ऐसे देखे। मैं इधर से पढ़ा रहा हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद में उसी हिसाब से टॉपिक्स डिजाइन करके आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये क्या है, इंटरेक्टिव है, जो कि हमारे और आपके बीच में पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है। तो ये मान लीजिए आप हो और ये मान लीजिए मैं हूं, ये मान लीजिए मैं हूं, है ना। मैं थोड़ा सा ऐसा वैसा बन गया हूं, ठीक है, चलेगा। तो ये क्या है, इंटरेक्टिव है, ठीक है। तो टीचिंग का मतलब क्लार्क ने कहा कि ये इंटरेक्टिव सेशंस जो होते हैं, इंटरेक्टिव टीचर और लर्नर के बीच जो चीजें होती हैं वही टीचिंग है, ठीक है। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो शिक्षण सचेत, उद्देश्यपूर्ण, नियोजित, द्विपक्षीय प्रक्रिया है, जिसमें एक तरफ शिक्षक होता है, एक तरफ शिक्षार्थी होता है, व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाता है। देखो, शिक्षण को लेकर के बहुत सारी अलग अलग बातें हैं। शिक्षण जो होता है वो आपका दो द्विध्रुवी है ना, दो ध्रुव है इसके अंदर। एक शिक्षक होता है, एक आपका कौन होता है, लर्नर होता है, एक अभ्यर्थी होता है। भाई आप सामने हो, एक आप सामने हो और आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो हम दो ध्रुव हैं। अगर मैं कहूं तो आपका डबल ध्रुव है, द्विपक्षीय बात हो रही है, एक तरफ आप हो एक तरफ मैं हूं। लेकिन एक व्यक्ति आया, उसने कहा नहीं, शिक्षण ट्राइपोलर होता है, ट्रीपोलर होता है, इसमें तीन ध्रुव होते हैं। एक तो होता है शिक्षक जो सिखा रहा है, एक होता है जो सीख रहा है वाई, और एक होता है मान लो कंटेंट। ये कंटेंट बीच में ना अपने, इसी पर तो अपन बात कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि शिक्षण जो है वो द्विध्रुवी होता है, टीचिंग दो ध्रुव होता है, सामने एक अभ्यर्थी होगा, इधर एक शिक्षक होगा, तो दो ध्रुव हो गए। एक तीसरा आदमी आया, उसने कहा नहीं, ट्राइपोलर होता है, त्रिध्रुवीय होता है। त्रिध्रुवीय मतलब उसने कहा देखो, टीचर भी होगा, स्टूडेंट भी होगा, लेकिन कंटेंट भी होगा जिस पर बात हो रही होगी। तो ट्राइपोलर शिक्षण है, और डबल पोलर भी इसे हम कह सकते हैं। यह केवल सूचना प्रदान करना नहीं, बल्कि ऐसी परिस्थितियां बनाना है जहां वास्तविक अधिगम हो सके। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। जहां भी अधिगम शब्द आपको दिखे, और दिखेगा ये पेपर में आपको, अधिगमन करना, अधिगम करना मतलब सीखना, ठीक है। तो टीचिंग जो मैं आपको करवा रहा हूं, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि न केवल मैं सूचना प्रदान कर रहा हूं, बल्कि ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर रहा हूं, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आप इन चीजों को सीख जाओ। यही टीचिंग है, ठीक है। तो टीचिंग के बारे में आपको पता चला कि टीचिंग के अंदर कौन होता है, शिक्षक होता है और लर्नर होता है। यानी कि लर्नर जो सीखेगा, देखो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जितना आप एग्जाम्पल से समझोगे उतना आपको याद रहेगा। पेपर में तो कुछ भी प्रश्न आ सकता है, ये मैथ्स जैसा है टीचिंग एप्टीट्यूड, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा कैसा सेम टू सेम वहां नहीं आएगा। ये अगर बहुत अच्छे से आपने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया मेरे से, तो वहां कैसा भी प्रश्न आएगा आप उड़ा दोगे। लर्नर प्लस टीचर, लर्नर प्लस टीचर, ये दो हैं, और इनके बीच है कंटेंट। तो मैं ऐसा कुछ बना सकता हूं, ऐसा ए बी और सी, ट्राइपोलर। तो शिक्षण क्या है, ट्राइपोलर है। और एक्चुअल में शिक्षण वही होता है जो क्या करता है भाई, सिखाता है ना, परिस्थितियां निर्मित करता है जिसमें बच्चा सीख जाए। तो ये है शिक्षण, और ये इसकी डेफिनेशन है। क्लार्क की डेफिनेशन याद कर लेना, कभी पूछ ले तो। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण क्या है, ट्राइपोलर है, ट्राइपोलर प्रकृति है शिक्षण की, ट्राइपोलर नेचर है। टीचिंग नेचर कैसा है, ट्राइपोलर है। एक तरफ शिक्षक होता है, एक तरफ शिक्षार्थी होता है, तीसरा होता है पाठ्यपुस्तक या कंटेंट, जिस पर हम, जैसे हमारा पाठ्यपुस्तक क्या हो सकता है भाई, स्कूल का एक बच्चा है 5वीं क्लास का, तो उसके लिए उसका पाठ्यक्रम होगा, उसका सिलेबस होगा। एक तरफ उसकी मैम होगी, दूसरी तरफ बच्चा होगा, ठीक है। तो शिक्षण त्रिध्रुवी होता है, क्योंकि इनमें से तीन घटक होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी या पाठ्यपुस्तक। और बच्चा जब छोटा होता है ना, यानी कि जब वो फर्स्ट या सेकंड क्लास में होता है, तो वो क्या होता है, अपने शिक्षक को ही सब कुछ मानता है। अगर उसका शिक्षक उसे गलत भी पढ़ा रहा है और घर में वो पढ़ रहा है, और आपने अगर उसको देख लिया, मान लीजिए आप उसके पेरेंट्स हो, आपने ऐसा अनुभव किया होगा, आप उसके पेरेंट्स हो, आपने कहा कि देख ये जो तू होमवर्क कर रहा है ना, इसमें ये चीज तो गलत लिखी हुई है, नहीं, वो कहेगा नहीं, हमारी मैम ने बताया है, ऐसे ही सही है, आपको नहीं आता है, हमारी मैम जो बताती है वो एकदम सही बताती है। ऐसे बच्चे देखे आपने। इसका मतलब कि वो अपने शिक्षक को ही सब कुछ मान रहा है, ठीक है। तो ट्राइपोलर है, त्रिध्रुवी है, और इसको आपने को याद रखना है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण क्या होता है, अब देखो, दो तरह का शिक्षण हो सकता है। एक हो सकता है छात्र केंद्रित, यानी कि मैं कह सकता हूं अभ्यर्थी केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित। शिक्षार्थी केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित टीचिंग कैसी हो रही है, जहां पर हम केवल और केवल फोकस किसको कर रहे हैं, अभ्यर्थी को, कि वो क्या चाहता है। भाई अभी जैसे मैं आपको टीचिंग करवा रहा हूं, तो मैं
वही चीजें, वही टॉपिक आपको करवा रहा हूं जो आपको थोड़े टफ लग सकते हैं, या फर्स्ट पेपर का कंटेंट अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो मैं प्रोवाइड आपको करवा रहा हूं। ठीक है, ये शिक्षार्थी केंद्रित हो गया। एक स्कूल में एक टीचर पढ़ा रहा है और वो टीचर इस हिसाब से पढ़ाता है कि बच्चों की क्या क्वेरीज हैं, बच्चों की क्या चीजें बच्चों को नहीं आ रही है, तो उसे हम शिक्षार्थी केंद्रित कह रहे हैं। एक होता है शिक्षक केंद्रित, शिक्षक अपने अनुसार चीजों को करवाए, बच्चों का ध्यान न रखे और सारी सुविधाएं जो हो स्कूल के अंदर जो मिलने वाली वो टीचर्स के लिए हो, तो ये टीचर केंद्रित हो गया। ठीक है, तो अधिगम या तो शिक्षार्थी केंद्रित हो सकता है, उसको सेंटर में रख के हो सकता है, बच्चे को केंद्र में रख के सिखाना है। आज की जो एजुकेशन पॉलिसी हमारी एनईपी है, एनईपी 2020 जो कस्तूरी रंगन समिति के अनुशंसा पर आई है ना, के कस्तूरी रंगन। तो एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है, ये पढ़ा दिया है मैंने ना, यूनिट 10 वगैरह में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको। तो एनईपी क्या कहती है? एनईपी कहती है कि छात्र केंद्रित होना चाहिए हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमको बच्चे को सेंटर में रख के पढ़ाना है। आप कल को प्रोफेसर बनोगे तो आप कम से कम इस बात का तो ध्यान रखोगे ना कि सामने वाले बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं। जैसे मैं आपके कमेंट देखकर ही अगली यूनिट लेकर आता हूं कि भाई कौन सा कमेंट आ रहा है। जैसे अभी आज आप कमेंट कर दोगे इस वीडियो के नीचे कि सर ये आप वीडियो लेके आइए। ठीक है, अब देखिए शिक्षक केंद्रित क्या होता है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण क्या होता है? शिक्षण केंद्रित शिक्षक होता है यानी कि शिक्षक इसके केंद्र में होता है, इसमें व्याख्यान विधि इंपॉर्टेंट होती है, इसमें लेक्चर देता है टीचर, सामने वाला केवल सुनेगा, क्या देगा इसमें? लेक्चर देगा, व्याख्यान देगा। ठीक है, शिक्षार्थी इसमें क्या होता है? निष्क्रिय होता है, यानी कि वो एक्टिव नहीं होता है, उसको सामने बोलने का वो नहीं होता है। ठीक है, वो सामने से नहीं बोल रहा है, और इसमें टीचर क्या कर रहा है? लेक्चर दे रहा है। जैसे मैं आपको भी क्या कर रहा हूं, ये शिक्षक केंद्रित है। क्या मैं आपकी लाइव क्लास ले रहा हूं? क्या आपके कमेंट पढ़ रहा हूं? नहीं पढ़ रहा हूं, मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं और 1 या 2 घंटे के बाद ये लेक्चर आपको मिल जाएगा। आ गई बात समझ में? तो आज छुट्टी भी है वैसे, है ना, एकेडमी पर तो नहीं होती है छुट्टी, मॉर्निंग में शिफ्ट होती है मेरी, तो सुबह से मैं एकेडमी पे ही था, तो वो अभी दिन में फ्री था तो मैंने आज वीडियो थोड़ा जल्दी डाल दिया। ठीक है, और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे संपर्क कर रहे हैं कि सर आपका कोई पेड कोर्स हो तो बताइए। नहीं, मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, जो भी चीज़ें हैं एमपी सेट के लिए वो इसी चैनल पर है, यहीं पर है। ठीक है, अकेडमी वगैरह पर जो हमारी चीज़ें होती है वो एमपी पुलिस, एमपी एसआई, पटवारी, कांस्टेबल, एसएससी, रेलवे, उसके लिए है। अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं। अगर आपको पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट पीएससी या इससे जुड़ी हुई पेपर्स पे करना है तो आप इस चैनल पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये चैनल पूरी तरह से टारगेटेड है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पेपर्स के लिए, और सिविल सर्विस असिस्टेंट प्रोफेसर, एफएसओ या जो भी पेपर एमपीपीएससी कंडक्ट करवाता है उसके लिए। ठीक है सर, चलिए शिक्षार्थी केंद्रित और शिक्षण केंद्रित। ठीक है, टीचिंग एग्जाम जो होता है ना, जैसे टेट वगैरह, वो मैं यहाँ पर जो है देखता हूँ। शिक्षार्थी केंद्रित क्या होता है? शिक्षार्थी केंद्रित मतलब इसके केंद्र में कौन आ जाएगा? आप आ जाओगे, आप आ जाओगे केंद्र में। शिक्षण केंद्रित शिक्षार्थी यानी कि शिक्षक क्या होगा? एक फैसिलिटेटर होगा, यानी कि वो केवल दे रहा है, गाइड कर रहा है केवल, बाकी सारा काम कौन कर रहा है? बच्चे कर रहे हैं। करके सीखना, मैं एक बहुत बड़ा सा वो ग्राउंड में आपको ले जाके चलूं और आपसे बात करूं कि भैया आपको ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, आप वहां पर प्रैक्टिकल करके सीख रहे हो, तो मैं क्या कर रहा हूं? केवल गाइड कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं केवल गाइड। लेकिन चर्चा आप कर रहे हो, परियोजना आप कर रहे हो, चिंतन रचनात्मक विकास इससे होता है। ठीक है, यूजीसी नेट में बार बार क्या पूछा जाता है कि आधुनिक शिक्षण किस पर आधारित है, यानी वर्तमान में जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, वर्तमान में जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो किस पर आधारित है? तो वर्तमान में छात्र केंद्रित शिक्षा प्रणाली हमारी, टीचर केंद्रित मत कर देना। अभी जो सरकार टारगेट कर रही है वो कर रही है छात्र केंद्रित, के छात्रों पर ज्यादा ध्यान देना। छात्र बहुत अच्छे पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर चीजें होगी, तो छात्र के अनुसार चीजों को करना है, टीचर के अनुसार नहीं करना है। इस बात को आपको विशेष रूप से क्या करना है भैया? ध्यान रखना है। आ गई बात समझ में? तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो इस वजह से शायद हो सकता है कि मेरा जो मूवमेंट है आपको नहीं दिख रहा होगा। चलिए, यूजीसी नेट की अगर हम बात करें तो यूजीसी नेट में आपको और जो दूसरी चीजें याद रखनी है वो ये है कि शिक्षार्थी केंद्रित चीजें आपकी यहाँ पे होती है। ठीक है, अगला देखो, विषय केंद्रित शिक्षण की अगर बात करें तो विषय केंद्रित शिक्षण का मतलब होता है कि आप उसी विषय पर फोकस हो। जैसे मेरा मान लीजिए ज्योग्राफी है, तो हमारा जो पूरा टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा? ज्योग्राफी रहेगा, और हम ज्योग्राफी पर ही टारगेट करके चीजों को पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया? विषय केंद्रित हो गया, कि हमें इस विषय से बाहर नहीं झांकना है। जैसे मैं अभी जो मेरी क्लासेस चल रही हैं वो एमपीएसआई के लिए चल रही हैं, तो मैं वहां पे जो भी पढ़ा रहा हूँ अकेडमी के अंदर, कोर्स के अंदर, वो मेरा टारगेटेड होता है एमपीएसआई के लिए, कि मुझे एमपीएसआई बच्चों को कैसे कवर करवाना है। तो मेरे पास एक बाउंड्री है,
एक बाउंडेशन है कि मुझे इतने में ही काम करना है। तो विषय केंद्रित का मतलब क्या होता है? विषय केंद्रित का मतलब होता है कि विषय वस्तु पर अधिक बल देना है। पाठ्यक्रम पूर्णतः प्राथमिकता हमारी है और परीक्षा उन्मुख शिक्षण हम करवाते हैं। ठीक है सर। तो जो भी कंटेंट ओरिएंटेड अप्रोच होती है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट सेंटर्ड कहते हैं, है ना। तो अभ्यर्थी केंद्रित में क्या होगा? बच्चे पर ध्यान देंगे। शिक्षार्थी केंद्रित जो होगा उसे आपको शिक्षार्थी केंद्रित या बच्चे पर केंद्रित चीजें होती है। शिक्षक केंद्रित में केवल टीचर लेक्चर देगा, आप सुनोगे, आप कुछ नहीं कर सकते अपनी तरफ से। और शिक्षार्थी केंद्रित में क्या होगा? आप एक्टिव रहोगे, टीचर केवल गाइड करेगा। विषय केंद्रित चीजों में क्या होता है? विषय केंद्रित चीजों में हमारा फोकस सिलेबस पर होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चीजों को करते हैं। जैसे कि मैं चाहता ना तो आपको एक टॉपिक की एक क्लास दे सकता था। मैं क्यों कर रहा हूँ कि एक यूनिट एक ही पेपर में करवा रहा हूँ? मैं मेन चीजें आपको बहुत सारी बता रहा हूँ कि भाई यहाँ से ऐसे ऐसे प्रश्न आता है। मैं एमसीक्यू भी करवा रहा हूँ, ये एमसीक्यू आप सोल्व भी कर रहे हो। अभी जैसे ये हमारी सारी यूनिट्स कंप्लीट होगी ना, तो मैं लगभग हर यूनिट के आपको 300 400 प्रश्न इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप आराम से सारे एमसीक्यू फर्स्ट यूनिट के उड़ा दोगे। ठीक है। तो अभी ना हम केवल सिलेबस को कवर किए हैं और उसके थोड़े थोड़े एमसीक्यू लगाए हैं। अभी मैं पेपर के पहले बहुत सारे ऐसे 2-2 घंटे की वीडियोस अपलोड करूंगा जिसमें केवल और केवल एमसीक्यू सीरीज होगी। और वो एमसीक्यू आपके बहुत अच्छे से आपके प्रत्येक यूनिट के अलग अलग कुछ एफएलटी ले लेंगे अपन, ताकि आपने अगर टेस्ट नहीं लगाया हो तो आप लाइव टेस्ट लगा पाए। ठीक है। तो जब एफएलटी वगैरह लेंगे तो अपन लाइव सेशंस ले लेंगे ताकि आप कमेंट भी कर पाओगे। ठीक है। तो मैं कह रहा था कि विषय केंद्रित चीजें हम करेंगे ताकि हमारा बहुत बेहतर ढंग से जो है परिणाम देखने को मिले। ठीक है सर। चलिए अगला देखो। अब शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? टीचिंग का मेन जो पर्पस है, मेन जो विशेषता है वो क्या है? टीचिंग की मेन जो विशेषता है वो क्या है? ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। भाई टीचिंग का एक उद्देश्य होता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो उद्देश्य है ना कि आपका फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर आ जाए, यही मेरा उद्देश्य है। भाई ऐसा तो कोई नहीं है ना कि मैं ऐसे ही उठ के आ गया हूं पढ़ाने और आप पढ़ रहे हो, कोई मकसद नहीं है। मकसद नहीं भूलना है। मकसद क्या है? जब भी हमारा पेपर होगा उस दिन हम सीधे खोपड़ी में छेद करेंगे पेपर की, है ना। और 35 आपको क्वेश्चन सही करना है 50 में से। कितने? 35। ठीक है। 35 क्वेश्चन याद रखना भैया। चलो, शिक्षक शिक्षार्थी केंद्रित अंत प्रक्रिया। टीचिंग क्या है? आपके दो लोगों के बीच का एक इंटरेक्टिव सिस्टम है। एक टीचर होता है और एक होता है शिक्षक, मतलब एक टीचर होता है और एक होता है शिक्षार्थी यानी कि लर्नर। व्यवहार में परिवर्तन पल भर। टीचिंग क्यों करवाई जाती है? टीचिंग इसलिए करवाई जाती है कि बच्चे के व्यवहार में बदलाव आ जाए। कुछ पेरेंट्स की शिकायत रहती है ना कि सर ये जो है घर में जो है बदतमीजी बड़ी करता है। आप मतलब वो सोचिए जरा कि छोटे बच्चे तो ठीक है, बड़े बच्चे जो हमारे साथ पढ़ते हैं या हम जिन्हें पढ़ाते हैं उनके पेरेंट्स भी कभी कभी कॉल करते हैं, बोले सर ये जो है आपका कोर्स ले रखा है इसने पर ये सर पढ़ाई नहीं करता है। ठीक है। तो आप सर कुछ बोलिए इसको। ऐसे बड़े बच्चों के पिताजी भी फोन लगा देते हैं भाई। ठीक है। तो व्यवहार में परिवर्तन लाना यही हमारी क्लास का मेन उद्देश्य होता है। नियोजित एवं संगठित। टीचिंग कैसी होती है? नियोजित होती है, संगठित होती है। प्लानिंग तरीके से कर रहे हैं। मैं चाहूं तो एक टॉपिक आपको फर्स्ट यूनिट का पढ़ा दूं, फिर मैं तीसरी यूनिट पर आ जाऊं, फिर मैं जो है 10वीं करवा दूं और मैं कह दूं चलो सिलेबस हो गया। पॉसिबल है क्या? नहीं है। मतलब टीचिंग हमेशा क्या होगी? नियोजित होगी और संगठित होगी। यहां से सिलेबस में आएगा कि शिक्षण इनमें से कौन सी विशेषता शिक्षण की नहीं होती है। ठीक है। तो आपको कह देंगे उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है शिक्षण, शिक्षार्थी प्रक्रिया है शिक्षण, या बकवास है शिक्षण। मतलब एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। तो ऐसे क्वेश्चंस यहां से पुटअप होंगे। आप एमपीपीएससी के जो सेट के पेपर हैं वो भी मैंने करवा रखे हैं, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। और अभी और भी एमसीक्यू में करवाऊंगा, प्रत्येक टॉपिक के एमसीक्यू में करवाता हूँ साथ में। ये टॉपिक आज हमारा डल जाएगा तो मैं इसके एमसीक्यू सीरीज एमसीक्यू भी 40-50 लगवा दूंगा। ठीक है। चलिए, कौन सी यूनिट नहीं चाहते हो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। क्लासेस कैसी लग रही है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार। ठीक है। काफी अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। और आप सभी लोग जुड़े रहिए ताकि आगे आने वाले दिनों में भी हम एमपीपीएससी को लेकर के बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे करने वाले हैं। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, शिक्षक और शिक्षार्थी केंद्रित है, व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, नियोजित संगठित है, मूल्यांकन से जुड़ी प्रक्रिया है। क्या है भाई? मूल्यांकन से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, इसको याद रखिएगा। यानी कि टीचिंग जो है इसमें क्या होता है? मूल्यांकन होता है ना। टीचिंग में क्या होता है? मूल्यांकन होता है। और क्या हो सकता है टीचिंग में? ये इंटरेक्टिव होती है। ठीक है। इंटरेक्टिव यानी कि शिक्षक और छात्र के बीच गोल ओरिएंटेड होती है, लक्ष्य उन्मुख होता है। हमारा एक लक्ष्य है कि सेट के पेपर में हमें 35 करना है ना। ये हमारा टारगेट है। हो सकता है हमारे 33 आए, 34 आए, 32 आए, 51, हो सकता है कोई 38 भी लेकर आ जाए, हो सकता है कोई 40 भी लेकर आ जाए, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो गोल ओरिएंटेड है। डायनेमिक
फ्लेक्सिबल, गतिशील और लचीला है भाई, ठीक है, डायनेमिक है, फ्लेक्सिबल है। टीचिंग क्या है, गतिशील है ना, फ्लेक्सिबल है। दूसरा मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है, बहुत सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मैं यहाँ पर पॉलिटी की भी बात करता हूँ, मैं यहाँ पे आपके घर की भी बात करता हूँ, मैं यहाँ पे और भी बहुत सारे टॉपिक्स आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये मल्टी डायमेंशनल है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग बहुआयामों पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें। ये प्लान्ड एक्टिविटी होती है, प्लानिंग होती है, नियोजित होती है, बहुत अच्छे से हम इसको नियोजित करते हैं, प्लान तरीके से हम इसको करते हैं, ठीक है। दूसरी बात याद रखना, टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। टीचिंग क्या है, आर्ट भी है, कला भी है और विज्ञान भी है। क्योंकि ये आर्ट क्या है, आर्ट क्यों है भैया, इसको हम आर्ट क्यों कह रहे हैं, आर्ट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर शिक्षक का अपना एक आर्ट है। भाई मैं समझा रहा हूं तो आपको हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन इसी बात को कोई और अच्छे से टीचर समझाएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आर्ट है, कलाकारी है, हर व्यक्ति की टीचिंग स्टाइल अलग होती है और वो टीचिंग स्टाइल के ऊपर ही वो पूरी तरह से वो होता है, ठीक है। ये विज्ञान भी है, ये साइंस भी है, क्योंकि ये सिद्धांतों पर काम करता है, ठीक है। तो टीचिंग साइंस भी है, कला भी है, ठीक है सर। इसमें सहायक और अधिकारितावादी नहीं होता है, ठीक है, सहायक नहीं होता है और अधिकारितावादी नहीं होता है, इसको आप याद रखिएगा। फैसिलिटिव एंड नोट अथोराइजेशन होता है टीचिंग, ठीक है। बहुत फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ये औपचारिक भी हो सकता है टीचिंग, अनौपचारिक भी हो सकता है। ये क्या होता है सर, औपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो देखो, एक आपके पिताजी आपको शिक्षा दे कि पान की दुकान के पीछे नहीं जाना है, जाते हो ना आप, मुझे पता है, तो पान की दुकान के पीछे नहीं जाना है, पिताजी का शिक्षण है। कैसा है, औपचारिक क्या अनौपचारिक, अनौपचारिक, घर में सिखा रहे पापा। टीचर स्कूल में कहे कि बच्चों नशा नहीं करना चाहिए, है ना, या फिर ऐसी चीजें, तो ये आप स्कूल में जाके सीखे हो। या चलो मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, आप 10वीं क्लास का सिलेबस पढ़ रहे हो, ये औपचारिक शिक्षा है। क्या है, औपचारिक शिक्षा। लेकिन घर में आप वैल्यूज पढ़ रहे हो, आपकी मम्मी कह रही कि बड़ों के सामने मुंह नहीं चलाना चाहिए, तुम चलाते हो, मुझे पता है, तो बड़ों के सामने मुंह नहीं चलाना चाहिए, तो ये क्या है, एक ऐसी शिक्षा है जो अनौपचारिक है। औपचारिक शिक्षा हम हमेशा उसे कहेंगे जो सिस्टमेटिक होगी, जैसे कि स्कूल में 10वीं क्लास का पढ़ाई करना, 5वीं पढ़ना, 10th पढ़ना, 11th पढ़ना, 12th पढ़ना, बीएससी करना, बीए करना, ये औपचारिक है। और अनौपचारिक क्या होती है सॉरी, अनौपचारिक शिक्षा हम किसे कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा हम उसे कहते हैं जो हमें क्या मिलती हैं, घर से मिलती हैं या दोस्त से मिलती है, कहीं से भी मिले, बस उसका सिस्टम स्कूल से नहीं होना चाहिए, वो आपकी हो, मतलब जो सिस्टमेटिक हो, पाठ्यक्रम वाली हो, वो औपचारिक है। जो पाठ्यक्रम वाली नहीं हो, एक्स्ट्रा चीजें जो हम सीखते हैं वो अनौपचारिक होती है, ठीक है, जो गाली नहीं देना चाहिए, अनौपचारिक है ना। 10th में अच्छे से साइंस पढ़ना चाहिए ताकि नंबर अच्छे आए, औपचारिक शिक्षा है, ठीक है सर। चलो, अच्छा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ यार, इतने सारे वीडियोस मैंने डाल दिए हैं, आप लोग सभी आज ईमानदारी से कह रहा हूं, कमेंट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव सारे कमेंट्स कर सकते हैं। कोई सुधारात्मक पहल आपकी तरफ से हो, कोई सुझाव हो, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। तो आप लोग जरूर अपने सुझाव दें कि सेशंस कैसे लग रहे हैं, और ये सेशंस के बाद आपको एक फील होता है कि नहीं कि यार हमने कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग है सारी चीजें। और आप यकीन मानिए, जब मैं एमसीक्यूज आपके करवाता हूँ ना, तो भी आपकी बहुत हेल्प हो जाती है, और मैं इसके बाद बहुत सारे एमसीक्यूज आपको लगभग करवा दूंगा। तो आपके वो एमसीक्यूज के बाद आपका पेपर फर्स्ट का तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको होने वाली है, अगर ईमानदारी से आप इसकी प्रैक्टिस कर ले तो, ठीक है सर। चलिए, ये क्या होता है, रूपांतरकारी होता है, रूपांतरित होती है, एक जगह से दूसरी जगह से रूपांतरित आप कर सकते हो। तो ये हो गई टीचिंग की बात, टीचिंग की विशेषता। तो सिलेबस देखो एक बार पुनः, सिलेबस में क्या लिखा था भैया, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता हूं मैं, हमेशा ध्यान रखना। जैसा सिलेबस में लिखा है, शिक्षण, अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण के स्तर। अब बात करेंगे स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मकता की। अभी तक हमने उद्देश्य की बात कर ली, टीचिंग एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। क्या उद्देश्य होते हैं भाई, परीक्षा पास करना। अवधारणा है इसकी, ठीक है, विशेषता मैंने आपको बताई, और मूल अपेक्षा है। इस टॉपिक पर अपनी बात चल रही है, ठीक है, आगे आ जाओ। देखो जरा, ये विशेषता वगैरह मैंने आपको पूरी कंप्लीटली बता दी है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इंक जो है इसका हटाते चलता हूं, ताकि अपना जो है बाद में अपने को जो है, जब आपको पीडीएफ दे, पीडीएफ, हाँ पीडीएफ आपको मिल जाता है टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलता। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वीडियो के लिंक में आते हैं, पीडीएफ ले लेते हैं, भग जाते हैं, ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो मतलब आप ये सोचे कि पीडीएफ पढ़ लेने से काम नहीं होगा भाई, जब तक आप क्लास नहीं लोगे तो आपको एग्जाम्पल समझ में नहीं आएंगे, तो आप पीडीएफ ले भी लोगे तो कोई कुछ कर नहीं पाओगे आप, ठीक है। वीडियोस देखो, कहीं से भी देखो, मेरी नहीं, कहीं से भी पढ़ो, पर कहीं से भी
केवल पीडीएफ से आप नहीं कर पाओगे अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो। आप शिक्षण के उद्देश्य देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग क्या हो सकते हैं, मेन क्या है उद्देश्य, टीचिंग का मेन उद्देश्य क्या है। टीचिंग के उद्देश्य होते हैं, पहला जो उद्देश्य है वो एक ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसे आप कॉग्निटिव डोमेन कहते हो। क्या कहते हो, बहुत बार सुना होगा आपने शब्द, लेकिन आज तक पता नहीं चला होगा, तो पता चला होगा कि क्या होता है कॉग्निटिव डोमेन, है ना। ये टीचिंग वाले जो है ना, एनवीएस केवीएस की जो तैयारी करते हैं बच्चे वर्ग 1 2 3, उसमें भी ये सिलेबस आता है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब क्या होता है भाई, कॉग्निटिव डोमेन का मतलब होता है कि आप टीचिंग इसलिए करते हो ताकि आपका नॉलेज बढ़े, आप टीचिंग इसलिए करते हो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, आप टीचिंग इसलिए करते हो ताकि आप एप्लीकेशन कर पाओ, आप विश्लेषण कर पाओ, आप संश्लेषण कर पाओ, आप मूल्यांकन कर पाओ। आ गई बात समझ में। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य टीचिंग का कि इससे आपका ज्ञान बढ़ता है, आपके चक्षु खुलते हैं, आपको बोध होता है, आपको अंडरस्टैंडिंग होती है, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आप एप्लीकेशंस करते हो, आप विश्लेषण करते हो, आप एनालिसिस करते हो, आप संश्लेषण करते हो, आप वैल्यूएशन करते हो, मूल्यांकन करते हो, ठीक है। और इसके लिए ब्लूम साहब, एक व्यक्ति हैं ब्लूम नाम के, उनके मेथड पर आधारित शिक्षण आपका काम में आता है। मैं आगे बताऊंगा ब्लूम के बारे में। भावनात्मक उद्देश्य इफेक्टिव डोमेन, सेकंड क्या होता है भाई, पहला उद्देश्य मैंने बता दिया, ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है टीचिंग, भाई हम पढ़ क्यों रहे, ज्ञान बढ़ाने के लिए, ये हमारा मेन पर्पस है। सेकंड क्या हो सकता है भाई, भावनात्मक हो सकता है, ठीक है, इफेक्टिव डोमेन कहते हैं हम इसको। सेकंड जो उद्देश्य हमारा वो इफेक्टिव है कि रुचि का विकास हो, कि हम विशाल सर से पढ़ रहे हैं तो हमें जो सेट का फर्स्ट पेपर कठिन लग जाता, अब हमें उसमें रुचि आने लगी, अब हमें उसे इंटरेस्ट आने लगा। ये मेन कारण है कि जब हमें इंटरेस्ट आने लगेगा तो हम क्या करेंगे, उस विषय को पढ़ेंगे। तो दृष्टिकोण एवं मूल्य निर्माण होता है, ठीक है। अगर मैं आपको एथिक्स पढ़ा दूं, मैं आपको क्या पढ़ा दूं, एथिक्स पढ़ा दूं, तो आप बड़े ईमानदार फील करोगे खुद को कि यार मेरे से ईमानदार कोई आदमी नहीं हो सकता। तो दृष्टिकोण और मूल्य का निर्माण भी टीचर करवाता है, इसीलिए हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। नैतिक और सामाजिक विकास इससे हमारा होता है। अब हम स्कूलों में अगर बच्चों को शिक्षण नहीं देंगे तो फिर बच्चा बहुत बकवास टाइप का निकलेगा, ठीक है। अगर आप उस बच्चे को देखिए जिसको एजुकेशन नहीं मिला हो, और आप उस बच्चे को देखिए जो बहुत अच्छा एजुकेशन ले रहा हो, ठीक है। आप अपने को ही देख लीजिए, आप भाई अगर सेट की तैयारी कर रहे हैं मतलब आपने पीजी कर रखा है, भाई ये तो तारीफ के योग्य बात है ना। हर कोई तो पीजी नहीं कर लेता है, बहुत सारे तो बीए बीएससी की में ही फेल हो जाते हैं। आपने अपने साथ वालों को देखा होगा, आप अपने आसपास के 5 दोस्तों को याद करो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उसमें से 3 मक्कारी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बताओ, है सही है ना। तो आपने पीजी किया है मतलब आपने उस शिक्षण का भावनात्मक उद्देश्य ढूंढा है, आप सामाजिक विकास करना चाहते हो। आप जो है सेट क्यों कर रहे हो भाई, सेट से कुछ मिलना तो है नहीं, क्या मिलना है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में एक चांस मिलेगा आपको, मतलब आप चाहते हो कि आप एपी बनो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनो और समाज की सेवा करो। तो भावनात्मक उद्देश्य है, ठीक है, इसको याद रखना, नैतिक और भावनात्मक उद्देश्य। तो इफेक्टिव डोमेन आपका ये काम करता है। पहला हमने कौन सा डोमेन देखा, ज्ञानात्मक, कि भाई पढ़ते क्यों है, ज्ञान बढ़ाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, विश्लेषण के लिए, संश्लेषण के लिए। फिर हमने देखा भावनात्मक, दृष्टिकोण, मूल्य निर्माण, नैतिक और सामाजिक। तीसरा है क्रियात्मक, इसे कहते हैं फिजियोमोटर डोमेन, ठीक है। तो ये कहे साइकोमोटर डोमेन, ये है क्रियात्मक उद्देश्य इसे कहते हैं। कौशल विकास इसमें होता है, प्रयोगात्मक दक्षता, व्यवहारिक प्रशिक्षण। मैंने आईटीआई कर लिया, मैं बहुत सारी चीजें सीख गया, तो मैं साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत आ गया हूं, मैं अब प्रैक्टिकल कर सकता हूं, मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूं, और बहुत सारी चीजें स्किल्स मेरे अंदर आ गई, कौशल मेरे अंदर आ गया भाई, मुझे कंप्यूटर आ गया, मुझे पढ़ाना आ गया, जैसे आप में से बहुत सारे लोग मुझे देख रहे होंगे पढ़ाते हुए। तो मुझे ये लगता है कि मेरी तरफ से आपके लिए कोई भी कमी नहीं है, यानी कि आप जब मेरी क्लास को देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार सर कहीं बोलने में नहीं अटक रहे, सर बात करने में नहीं अटक रहे, सर एग्जाम्पल देने में नहीं अटक रहे। ये मेरी स्किल है, पिछले 6-7 सालों से मैं यही कर रहा हूँ ऑनलाइन एजुकेशन की इस दुनिया के अंदर, यूट्यूब की दुनिया के अंदर, या ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म जितने भी है इन सब के अंदर। तो ये पहला पहला नया कोई चैनल नहीं है जहां पर मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। अगर हो सकता है ये मेरा पहला या शुरू में भी वीडियो बनाता तो आप लोग इतना प्यार, इतना सम्मान या इतनी सारी चीजें मेरे साथ नहीं करते, क्योंकि एक नया टीचर उसके हिसाब से पढ़ाएगा और जिसको एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके हिसाब से पढ़ाएगा। तो शिक्षण का जो तीसरा स्तर होता है ना, वो कौशल हो जाता है, स्किल हो जाता है। मेरे टीचर ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी, तो आज मैं आपके साथ उसको शेयर कर रहा हूं, है ना। और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री मेरे पास है, बीएड, जिसमें शिक्षण कैसे किया जाता है ये सिखाया जाता है। तो एक गुड टीचर बनने के लिए आपको डिग्री चाहिए, है ना, क्योंकि भाई
अनौपचारिक शिक्षा तो आपको कोई भी दे सकता है, लेकिन औपचारिक तरीके से टीचर की ट्रेनिंग अगर आप ले रहे हो बैचलर ऑफ एजुकेशन की, तो वो एक अलग तरह का टीचर होगा। ठीक है, कॉग्निटिव अगर आपसे पूछे तो याद रखना कि नॉलेज बेस्ड होता है कॉग्निटिव डोमेन। इफेक्टिव अगर पूछे तो एटीट्यूड से रिलेटेड होता है कि भाई आपका क्या एटीट्यूड है, और साइकोमोटर पूछे तो ये स्किल से रिलेटेड होता है। ये तीनों याद रखना, ये तीनों क्या है, शिक्षण के उद्देश्य हैं। क्या ये शिक्षण के शिक्षण के शिक्षण के उद्देश्य है ना। तो शिक्षण के उद्देश्य क्या है, कॉग्निटिव जिसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं हिंदी में, इफेक्टिव, ठीक है, और तीसरा होता है साइकोमोटर जिसे क्रियात्मक कहते हैं। ठीक है, क्रियात्मक। अगला देखो, शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग्स क्या होते हैं। अभी तो उद्देश्य बताए, अब लेवल ऑफ टीचिंग। आपके सामने एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, नन्ना मुन्ना, है ना, नन्ना मुन्ना राय हूं देश का सिपाही हूं, ऐसा देखा होगा आपने, छोटा सा प्यारा सा बच्चा। चलो ये किसका बच्चा है, कोई भी मान लो अपना, ठीक है, ये आपका बच्चा है ना, जिसकी शादी हुई वही मानना भैया। देखो यह शिक्षण के स्तर है, लेवल ऑफ टीचिंग। ये बच्चा है, आप मुझे बताओ यार, ये एलकेजी में पढ़ता है, क्या ये सोचना शुरू कर देगा? क्या ये बता पाएगा कि देश में चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या हमेशा मोदी जी प्रधानमंत्री रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बताओ, सोचेगा ये? नहीं। तो एजुकेशन या शिक्षण जो होता है ना, टीचिंग जो होता है, वो ना सिस्टमेटिक ढंग से काम करता है। शुरुआत में बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, तो स्टेप बाय स्टेप उसको सिखानी पड़ेगी चीजें। तो पहला जो स्तर आता है वो स्मृति स्तर आता है, मेमोरी लेवल टीचिंग्स। हमारी एक छोटी सी बच्ची है घर के अंदर, वो चीजें याद रखती है। उसने अगर कोई सामान, वो बहुत छोटी है, उसने कोई सामान मुझे दिया है तो वो कल आके बोलेगी कि पापा वो जो सामान था वो मुझे दे दो। आ रही बात समझ में? उसकी मेमोरी में है वो चीज। ठीक है, तो हमेशा ये क्या होती है, मेमोरी लेवल टीचिंग्स होती है कि छोटा बच्चा पहले स्मृति में चीजों को लाता है, अपनी मेमोरी में चीजों को लाता है। ठीक है, हार्बर्ट से संबंधित चीजें, अवधारणा से संबंधित चीजें लेकर आती है। ठीक है, ये क्या है भाई, ये हार्बर्ट नाम का व्यक्ति था उसे। और इसमें जो हम काम करते हैं वो क्या होता है, एक सेकंड ना, इसमें जो काम करते हैं वो क्या होता है, वो काम होता है आपके तथ्य और तिथियों से रिलेटेड। ठीक है, पुनरावृत्ति होती है, रेपिटेशंस होता है, शिक्षक केंद्रित होता है, निम्न मानसिक स्तर होता है, ये सारी की सारी चीजें इसमें आती है। ठीक है, तथ्य, परिभाषा, तिथियां। तो आप मतलब ये सोचो कि आप अपनी मेमोरी में कोई चीज ले रहे हो, आप अपनी मेमोरी में कोई चीज ले रहे हो, तो वो आपकी क्या होगी भाई, इससे रिलेटेड होगी। अब अगला क्या स्तर आएगा, अगला स्तर आएगा बोध। बच्चा बड़ा हो गया, अब वो सोचना शुरू करेगा कि यार अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि स्मृति स्तर से हम थोड़ा सा आगे बढ़े और हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आ गए। अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल में होगा अवधारणा। बच्चा कुछ सोचेगा, अवधारणा करेगा, है ना। ये मॉरिशस से संबंधित है, मॉरिशन नाम के व्यक्ति ने दिया था। अर्थ समझने पर बल देगा, उसे पता चलेगा कि यार पापा अगर चिल्ला रहे हैं तो इसका कोई मीनिंग है, मम्मी मुझे चिल्ला रही है तो इसका कोई मीनिंग है। ये जब कब करेगा बच्चा, जब थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल, वो उसको ये पता है कि अगर पापा आंखें दिखा रहे मतलब पापा गुस्से में है, अगर पापा प्यार कर रहे हैं तो पापा प्यार से मुझसे बात कर रहे हैं, वो इस बात को समझने लगता है। लेकिन छोटा बच्चा जब बहुत छोटा होता तो नहीं समझता इस बात को। तो पहले तो स्मृति स्तर पे रहेगा, फिर वो बोध स्तर पे चला जाएगा। बोध स्तर, टीचिंग भी ऐसे ही काम करता है। सीधे आप पहली क्लास के बच्चे को मैथ्स के सॉल्यूशंस करवा दो, करेगा? आएगा ही नहीं, उसे पता ही नहीं क्या चल रहा है जीवन में। ठीक है, तो कारण परिणाम का संबंध जानना शुरू कर देता बच्चा इस वाले स्टेप में। उदाहरण समझना शुरू कर देता, उदाहरण व्याख्या समझना शुरू कर देता है। समझ आधारित प्रश्न करना, शिक्षक और शिक्षार्थी की सहभागिता बढ़ती है। स्कूल में बच्चा ड्राइंग करता है, पेंटिंग करता है, शिक्षक से पूछता है, ये सब बोध स्तर का शिक्षण है। जबकि स्मृति स्तर में वो क्या करता है, वो अबेकस शुरू करता है, वो जोड़ना शुरू करता है, स्मृति में लेकर आता है। ये शिक्षण का स्तर है पहला। दूसरा होता है बोध स्तर, जिसमें वो अवधारणात्मक चीजें करता है। तीसरा और सबसे अंतिम स्तर जो होता है वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये लास्ट लेवल होता है टीचिंग का। यहां तक अगर कोई बच्चा पढ़ लिया, जैसे आप लोग, आप किस लेवल पर हो, आप चिंतन के स्तर पर हो। मैं आपसे कहूं कि यार कल आप सभी लोग एमपी सेट का पेपर एनालिसिस करके आएंगे, तो एनालिसिस का मीनिंग क्या है, एनालिसिस का मीनिंग क्या है यहाँ पे, चिंतन करना। कि सर ने कहा है कि एनालिसिस करना है, मतलब पेपर में प्रश्न कौन से आ रहे हैं, अगले प्रश्न क्या आने की संभावना है, आगे पेपर कैसा आएगा, क्या स्थिति बन सकती है। ये जॉन डेवी नाम के व्यक्ति ने कहा था, और इसी ने ट्री पोलर कहा है एजुकेशन को।
इसने शिक्षण को क्या कहा है, ट्राइपोलर कहा है कि 3 स्तर होते हैं भैया, है ना। ट्राइपोलर होता है, एक तरफ शिक्षक होता है, एक तरफ आपका टीचर अभ्यर्थी होता है, और तीसरी तरफ होता है पाठ्यक्रम। ट्राइपोलर है। तो जॉन डीवी ने कहा था सर्वोच्च मानसिक स्तर है, लास्ट है। आप सब जो सोच रहे हो, समस्या समाधान, रिसर्च करना शुरू कर देते हो आप, ठीक है। आलोचनात्मक चिंतन, मैं कहूं कि यार देश में एक देश एक चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो आप में से कुछ कहेंगे होना चाहिए, कुछ कहेंगे नहीं होना चाहिए, कुछ कहेंगे सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सर इसके ये कारण है, ये परिणाम है, ये प्रभाव है। ये चिंतन स्तर है, टीचिंग का लास्ट स्टेप, जिसमें आप सोचने और समझने की बात करते हो। इसमें आप स्व अध्ययन करते हो। मैं आपसे कहूं कि यार ये टीचिंग का एग्जाम है और आप ये किताब लेकर आ जाओ, आप पढ़ लोगे। मेरे पास इधर पूरा किताबों का पूरा जखीरा पड़ा हुआ है, इसमें सारी ही किताबें, आपको जो भी आप प्रदेश के अंदर, राज्य के अंदर जो भी किताब पढ़ना चाहते हो, सारी मेरे पास जमी हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैंने अब स्पेशली किसी टीचर की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं उस किताब को उठाऊंगा और इस किताब को पढ़ने लगूंगा। आ गई बात समझ में। मुझे कहा कि भाई आपको यूजीसी नेट करना है, यूजीसी नेट की एक किताब है और उस किताब का नाम है ये वाली किताब, तो आप कैसे करोगे, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। यूजीसी नेट वगैरह की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे अगर कोई बेस्ट बुक मेरी नजर में, देखो मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, जो मुझे लगता है फर्स्ट पेपर के लिए पियर्सन केवीएस मदान बुक आती है, वो मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है वो, ठीक है। आप उसको ले सकते हो, पढ़ सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, कहां से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवीएस मदान स्पेशली नेट के लिए बनी है, लेकिन उसके जो टॉपिक्स हैं वो सारे आपके इससे ही सेम टू सेम होता है एमपी सेट नेट, पर एमपी सेट का लेवल थोड़ा इजी होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सरल चीज है, शिक्षार्थी केंद्रित होती है, ठीक है, इसको याद रखना। अब बात करते हैं शिक्षार्थी की विशेषता, ठीक है। एक लर्नर की क्या विशेषता होती है, शिक्षार्थी केंद्रित चीजें अपन पढ़ रहे हैं, तो एक लर्नर की क्या विशेषता है, आप लर्नर हो, आपकी क्या विशेषता होनी चाहिए, कैसा शिक्षण आपको चाहिए, कैसा, है ना। तो बुद्धि और अभिक्षमता में भिन्नता होती है। लर्नर की क्या विशेषता होती है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सभी एक जैसे तो नहीं है भाई। आप इतने हजारों लोग मेरी वीडियो को देख लेते हो, एक दिन 2 दिन के अंदर 10-10 हजार लोग आप मेरे वीडियोस पे पहुंच रहे हो, इसका मतलब बहुत सारे इसमें से बहुत ब्रिलियंट होंगे, बहुत सारे 5 मिनट देखे होंगे और चले गए होंगे कि यार ये तो मुझे आता है जो सर पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता यार, सर ने तो बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, वो पूरा वीडियो देखेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो 2x कर लेंगे वीडियो को और स्पीड से देखेंगे, उनने पहले पढ़ रखा है, वो रिविजन कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है, बुद्धि अभिक्षमता अलग अलग होती है। तो टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखोगे शिक्षार्थी का, मतलब ये कह रहा है कि लर्नर की क्या विशेषता है, पढ़ने वाले बच्चों की क्या विशेषता है। तो एक विशेषता ये है कि सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है। स्कूल में होता है ना, किसी कहते हैं ये तो बहुत बड़ा डब्बू बच्चा है, कुछ आता नहीं इसको, टीचर कहते हैं ऐसा, कहते हैं कि नहीं कहते। प्रेरणा, व्यक्तिगत अंतर विद्यमान होता है हर बच्चे में। प्रेरणा महत्वपूर्ण योगदान देती है। मोटिवेशन अगर आप किसी बच्चे को दे देते हो कि देख यार जो है तू बहुत अच्छा पढ़ने में है, लेकिन अगर तू इसका साथ छोड़ दे तो तू बहुत अच्छा कर सकता है, ये एक अपने आप में मोटिवेशन है। आपने किसी बच्चे का टेस्ट चेक किया और आपने कहा कि यार तेरे नंबर बहुत अच्छे आ सकते थे अगर तू ये गलती ना करता, तो वो सेल्फ मोटिवेट हो जाएगा, ठीक है। पूर्व ज्ञान अधिगम को प्रभावित करता है। बच्चे को पहले से कोई जानकारी है तो वो उसको प्रभावित करेगी। जैसे आप मेरी क्लास देख लो, अगर आपको पहले से यूजीसी नेट वगैरह के सिलेबस को आपने एक बार पढ़ा है, आप दूसरी बार तीसरी बार सेट दे रहे हो, मतलब आपने पहले सेट दिया होगा, आपको सिलेबस की पूरे से बहुत अच्छे से आइडिया होगा। इसका मतलब पूर्व ज्ञान जो आपका है वो भी यहाँ पे क्या कर रहा है, अधिगम कर रहा है, आपके अधिगम को प्रभावित कर रहा है। सीखने की शैली अलग अलग हो सकती है, ठीक है। कोई बच्चा बड़ी आसानी से सीख जाता है, कोई बड़ी जल्दी सीखता है, और कोई जो है बहुत लेट सीखता है। हो सकता है इसी टॉपिक को कोई 3 बार देखेगा तब जाके उसको सूझ पड़ेगी, कोई इसको एक ही बार में कंप्लीटली कवर कर लेगा, और कोई ऐसा होगा जो इसको देखेगा डिसलाइक करके चला जाएगा, ठीक है, कि भाई चलो यार महा बकवास टाइप वीडियो है, डिसलाइक कर देते हैं, इस पे कर दिया, ठीक है। तो ये सीखने की शैली को अलग अलग बताता है। हर बच्चे की सीखने की शैली अलग अलग होती है। सेम टू सेम इंग्लिश में लिखा है इधर कि लर्नर डिफरेंट टू द इंटेलिजेंस एंड द एप्टीट्यूड, यानी कि हर बच्चे का एप्टीट्यूड अलग होता है। भाई सचिन तेंदुलकर का और विराट कोहली का एप्टीट्यूड अलग अलग है, आपका और आपके पड़ोसी का एप्टीट्यूड अलग अलग है, आपके साथ पढ़ने वाले दोस्त का एप्टीट्यूड अलग अलग है, आपका दोस्त आईटी में सॉफ्टवेयर है और आप एक टीचर हो, है ना। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। मोटिवेशन प्लेस ऑन द की रोल, यानी कि मोटिवेशन ही मेन की रोल अदा करता है किसी भी सक्सेस के अंदर, ठीक है। तो सेम जो चीजें ऊपर मैंने बताई वो यहाँ पर भी है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखो, टीचर रिलेटेड फैक्टर्स क्या होते हैं। भाई टीचर को क्या प्रभावित कर सकता है। अब मैं मेरे ऊपर बात ले लेता हूँ, अभी तक मैंने आपकी बात करी थी
कि आप में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। अब मैं टीचर की बात करता हूँ कि टीचर्स में भी तो भिन्नता हो सकती है ना, टीचर एक जैसा थोड़ी होता है, सब टीचर्स की अलग अलग चीजें हैं। तो ये टेबल फॉर्मेट में मैं बता देता हूँ कि टीचर के पास क्या क्या चीजें होती हैं। सब्जेक्ट नॉलेज टीचर का अपने पास होता है, अपने सब्जेक्ट का वो एक्सपर्ट हो सकता है और उसने विषय का गहन अध्ययन किया और सटीक ज्ञान उसके पास है, ये विशेषता है। टीचिंग स्किल्स है उसके पास, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई कमी लग रही होगी पढ़ाने में। कंटेंट हो सकता है 19-20 हो सकता है कि भाई किसी ने और अच्छा कंटेंट पढ़ाया होगा, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि बिल्कुल आसान तरीका है पढ़ाने का और समझाने का आसान तरीका। इससे आसान तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है कि मैं हर एग्जाम्पल को आपके साथ शेयर करूं और उसके साथ आपको बताऊं। ठीक है, तो टीचिंग की स्किल हो सकती है सब टीचर्स के पास अलग अलग, समझाने और प्रश्न पूछने और प्रदर्शन करने की क्षमता अलग अलग हो सकती है। आपने बहुत सारे ऐसे टीचर्स देखे होंगे भारत के अंदर जो काफी विख्यात है। ठीक है, इंडिया में टॉप एजुकेटर्स की दुनिया है ये, और यहाँ पे आपने बहुत सारे ऐसे टीचर्स देखे होंगे जिनको अगर आप टकटकी लगाए एक नजर सुनते रहो तो 4-4 5-5 घंटे तक लेक्चर आप उनके सुन सकते हो। ये टीचर की एक अपनी स्किल है। ठीक है, एटीट्यूड की अगर बात करें तो ये टीचर में अलग होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण जो हमेशा शिक्षार्थी को प्रेरित करता है। हमेशा टीचर के पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, नेगेटिव नहीं कि यार तुमसे सेट नहीं निकलेगा, तुम सेट नहीं निकाल सकते, तुम तो पढ़ते नहीं हो, बकवास टाइप लोग हो तुम, ऐसा थोड़ी होता है। एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं यार तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, तुम वो लोग हो जिन्होंने एमए किया है, तुम वो लोग हो जिनने एमएससी किया है ना। लोग एमएससी नहीं करते हैं इस डर से कि यार पास कैसे होंगे। ठीक है सर, कम्युनिकेशन की बात करते हैं। क्लियर वर्बल एंड नॉन वर्बल, स्पष्ट मौखिक और अमौखिक संप्रेषण टीचर करता है। मैं हाथ हिला रहा हूं, हाथ से बता रहा हूं, क्या है ये? अमौखिक संप्रेषण है, लेकिन बोल भी रहा हूं, ये मौखिक संप्रेषण है। अगर मैं न बोलूं और केवल इशारे करके आपको समझाऊं तो ये भी मेरी एक क्या है, स्किल है कि मैं इशारे करके आपको समझा सकता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये क्लियर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टीचर कर सकता है। और ये जो विशेषता मैं पढ़ा रहा हूं ये अगर एक किसी टीचर में है तो एक गुड टीचर है, बहुत अच्छा टीचर है। ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी टीचर्स के पास। भाई मैं आपको क्यों बता रहा हूं कैसे निकलेगा, क्योंकि इस एग्जाम्स के अंदर अपेयरिंग करना, उसको निकालना, इसके बाद आगे के पेपर्स निकालना, इसका एक पूरा सिस्टमेटिक जो नॉलेज है, इन डेप्थ चीजें हैं, इनसाइड चीजें हैं, इसके अंदर क्या है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि पेपर कैसे आ रहा है, पेपर कैसे निकाला जाएगा, पेपर के बाद कैसे होगा, यहाँ तक कि एपी कैसे निकाला जाएगा, एपी में कैसे करना है, एपी को कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस है सर, है ना। और ये इंप्रूव करता है क्लासरूम हैंडलिंग को, यानी कि आप अनुभव से कक्षा का प्रबंधन कर सकते हैं। मुझे पता है कि किस प्रकार से इस सेट के पूरे सिलेबस को समेटा जा सकता है। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट पेपर ही क्यों शुरू किया, मैं चाहता तो ज्योग्राफी पढ़ा देता आपको, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही ज्योग्राफी है। मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चे, फर्स्ट पेपर सबका कॉमन रहेगा और ज्यादातर बच्चे फर्स्ट पेपर में परेशान होंगे, इसलिए हमने ये शुरू कर दिया। भाई इसमें एक लाभ ये भी है ना कि मैं ज्यादातर लोगों तक पहुंच पाऊंगा। अगर मैं ज्योग्राफी शुरू करता तो ज्योग्राफी में कितने बच्चे होते हैं, मुश्किल से 2-2,500-3,000 लोग सेट का पेपर देंगे, है ना। भाई एपी में 2,500-3,000 ने, चलो मान लो कि 25,000 ने दे दिया, तो मैं 25,000 लोगों तक पहुंच रहा हूँ। लेकिन जब मैं फर्स्ट पेपर की तैयारी करवाऊंगा तो मैं लगभग 1.5 लाख लोगों तक पहुंच रहा हूँ, क्योंकि इतने ही आवेदन आए हैं। तो इसमें से कम 1 लाख लोग तो पढ़ रहे होंगे ना, 50,000 नहीं भी पढ़ रहे हो जिन्हें केवल फॉर्म डाला हो। देखना, अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है। 11 जनवरी को जब आपका पेपर होगा तो बहुत कम लोग पेपर देने आएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस बार लोग इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि इस बार सब्जेक्ट भी ज्यादा है। ठीक है, यूज ऑफ आईसीटी, इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इनहेंस, तकनीक का सही प्रयोग और अधिगम को बढ़ाता है। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले तक आप मेरा फोटो यहाँ पे नहीं देख पा रहे होंगे। ठीक है, अगर देख भी रहे होंगे तो इतना अच्छा नहीं देख रहे थे, लेकिन अभी आप देख रहे हो कि मेरे पीछे बैकग्राउंड में केवल मेरी बेंच, मेरी टेबल आपको दिखाई दे रही है, मेरी चेयर आपको दिखाई दे रही है, बाकी कुछ भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़े दिन पहले तक एक पूरा का पूरा दीवार आपको दिखाई दे रहा था। ये टेक्नोलॉजी है, आईसीटी का यूज है जो बेहतर ढंग से हम करके आपके साथ पहुंच रहे हैं। मोटिवेशन, है ना। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि शिक्षक का उत्साह जो होता है वो हमेशा शिक्षार्थी को प्रेरित करता है। तो एक गुड टीचर वही हो सकता है जिसके पास ये सारी की सारी क्या हो सकती है, विशेषता हो सकती है। सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, टीचिंग स्किल्स होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, यूज ऑफ आईसीटी, उसे टेक्नोलॉजी का यूज करते आना चाहिए। भाई आपके पास सब कुछ है और आज की ऑनलाइन एजुकेशन की दुनिया में आपको स्मार्ट बोर्ड चलाते नहीं आता है, तो फिर आप, मुझे नहीं लगता है कि एक बेस्ट टीचर हो सकते हो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। मोटिवेशन भी काफी जरूरी होता है।
अब मैं लर्नर्स रिलेटेड फैक्टर्स बताता हूं कि एक स्टूडेंट्स को कैसा होना चाहिए। खैर मैंने यहां पर बताया है आपको कि क्या लर्नर्स की विशेषता होती है, लेकिन एक बार पुनः टेबल फॉर्मेट में आप देखो कि बच्चा इंटेलिजेंस होना चाहिए, बुद्धि स्तर भिन्न भिन्न हो सकता है बच्चों का, तो अलग अलग ए और बी नाम के दो बच्चे हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही समय पर उठते हैं, दोनों सगे भाई हैं, दोनों के माता पिता एक हैं, लेकिन दोनों की मेमोरी अलग अलग है, संभव है। ठीक है, मोटिवेशन जरूरी है भैया, अधिक अधिक प्रेरणा बेहतर अधिगम, यानी कि जितना ज्यादा मोटिवेट जो बच्चा होगा वो बहुत अच्छा करेगा। गुदड़ी के लाल जिन्हें कहते हैं, जो गरीब बच्चा है वो सेल्फ मोटिवेटेड है कि यार मैं कुछ करूंगा तो पैसे कमाऊंगा, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, ठीक है, जो अभी देखा होगा आपने, शादी वादी चल रही है मध्य प्रदेश में बहुत खतरनाक तरीके से, तो वो एक बच्चे हैं, और एक वो बच्चे हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है सर, पीयर नॉलेज होना चाहिए, पूर्व ज्ञान, ठीक है, पूर्व ज्ञान होना चाहिए, आपके एजुकेशन को प्रभावित कर सकता है, शिक्षण को प्रभावित कर सकता है। आपने पहले से कोई ज्ञान अर्जित कर रखा है, भाई मैं कोई किताब पढ़ूं और उसी किताब पर फिर किसी टीचर का लेक्चर सुनूं, तो ये पूर्व ज्ञान है मेरा, जो किताब से मैंने ग्रहण कर लिया था। इंटरेस्ट, रुचि पर ध्यान होना चाहिए, स्मृति पर ध्यान होना चाहिए। जो स्टूडेंट होता है उसकी रुचि, उसका ध्यान, उसकी स्मृति बढ़ती है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। लर्नर स्टाइल, सीखने की शैली अलग अलग हो सकती है हर बच्चे की। कोई बच्चा लाइव क्लास पढ़ना पसंद करता है, कोई बच्चा रिकॉर्डेड क्लास देखना पसंद करता है, कोई चाहता है भाई ज्ञान कहीं से भी मिलो, लाइव मिलो, रिकॉर्डेड मिलो, अपने को तो ज्ञान लेने से मतलब है। तो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो सीखने की शैली की बात करते हैं। ठीक है सर, एक जो आपको याद रखना है, मानसिक और शारीरिक तत्परता आवश्यक है, यानी कि आप मेंटली, आपका दिमाग यहाँ होना चाहिए, पता चले मैं आपको क्लास ले रहा हूँ, आप क्लास के हेडफोन लगा लिए और आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, वैसा होता ना, दो पैनल खोल लिया आपने, आप यूट्यूब पर क्लास भी देख रहे हो मेरी और आप इंस्टाग्राम भी चला रहे हो, यानी कि मेंटली आप यहाँ पर नहीं हो, आप शारीरिक कोई काम कर रहे हो, आप मेरी क्लास देख रहे हो। ठीक है, तो लर्नर्स रिलेटेड फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, ये इतने सारे फैक्टर अगर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छा अभ्यर्थी बना जा सकता है, बहुत अच्छा अभ्यर्थी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। टीचर्स के लिए ये सारे फैक्टर्स हैं, एक अच्छा टीचर अगर बनना है तो ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए, ये आपके सिलेबस में मेंशन है इसलिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है सर, अगला अगला टॉपिक है कि आप किस प्रकार से आपकी जो पाठ्यपुस्तक सामग्री होगी उसको किस प्रकार से मैनेज करोगे, है ना। टीचर जो होता है, पाठ्यपुस्तक सिस्टम जो आपका है, कैरिकुलम जो आपका है, वो क्या होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए। जैसे मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, अगर इसका कोई लेना देना सेट का सिलेबस से नहीं होता तो क्या आप देखते, नहीं देखते, इसीलिए मैंने फर्स्ट पेज पे आपको सिलेबस दिखाया, तो अब आपको विश्वास हो गया कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस की लाइन टू लाइन है, क्योंकि आपको सिलेबस मैंने दिखाया है। ठीक है, तो रिलेवेंस होना चाहिए, पाठ्यपुस्तक उपयोगी होनी चाहिए और प्रासंगिक होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए, तार्किक क्रम में, तार्किक क्रम से समझ बढ़ती है। मैं हर चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इससे आप इस वीडियो को बार बार देख रहे हो। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल्स होना चाहिए, पढ़ते वक्त स्तर शिक्षार्थी के अनुसार हो। मैं बहुत कठिन चीजें आपको करवा दूं, अगर मैं सेट की तैयारी करवाता और मैं आपको यूजीसी नेट का पेपर करवा देता, यूजीसी नेट के पेपर सोल्व करवाता, तो ये नाइंसाफी हो जाती, क्योंकि भाई सेट का लेवल अलग है, नेट का लेवल अलग है, तो डिफिकल्टी लेवल मुझे मैनेज करके चलना पड़ेगा एक टीचर को, कि भाई जैसा जरूरी है वो करो। अगर मैं नेट की क्लास लेता तो बकायदा आपको बहुत टफ पढ़ाता, लेकिन मैं सेट की ले रहा हूँ, सेट का पेपर आपको मैंने बताया है, मैंने पीवाईक्यू भी सेट के करवाया, जिसने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाएं, सारी क्लासेस चेक करें, बहुत सारी क्लासेस हमने ली हैं, इन सभी क्लास को देखें। अप टू डेट, अपडेट कंटेंट, इनहेंस क्रिएटिविटी, अध्ययन पाठ्यपुस्तक और आवश्यक। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो क्लियर ऑब्जेक्टिव गाइड्स आपको करना चाहिए, स्पष्ट उद्देश्य शिक्षण दिशा आपकी होनी चाहिए, है ना। और टीचिंग जो स्टाइल है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। यहां तक चीजें खत्म। अब देखिए, अब बात करते हैं शिक्षण की विधियों की, कि टीचिंग का मेथड क्या हो सकता है। भाई मैं पढ़ा रहा हूं तो ये कौन सा मेथड है, कोई और पढ़ा तो वो कौन सा मेथड होगा। तो शिक्षण की विधियां होती हैं, पढ़ाने का तरीका होता है। भाई एक प्रैक्टिकल करके सीखते हो, उसमें सीखा था ना अपन ने, रिसर्च में कितने रिसर्च करने के कितने तरीके थे। एक ऐतिहासिक रिसर्च हमने किया था, एक हमने व्याख्यात्मक रिसर्च किया था, है ना। तो ऐसे रिसर्च जब हम करते हैं तो शिक्षण विधियां, यानी कि ये भी प्लानिंग तरीके से होता है। टीचिंग मेथड आर द सिस्टमेटिक एंड द प्लान वेज एडोप्टेड बाय द टीचर एंड द फैसिलिटेड इफेक्टिव लर्निंग एंड द अचीव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ये कह रहा है कि शिक्षण विधियां सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके हैं जिनके माध्यम से शिक्षक अधिगम को प्रभावी बनाता है और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। यानी कि शिक्षण विधियां, मान लो कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आता है बोर्ड पर लिख के, तो उनको मैं लेक्चर दे के समझा दूं। भाई मेरा काम क्या है, बच्चों को सिखाना। अब मैं उनको लिखवा के सिखाऊं, मैं उनको याद करवा के सिखाऊं,
मैं उनको कैसे भी सिखाऊं, ये मेरा मेरा प्रॉब्लम है ना। तो मैं किसी भी टॉपिक से किसी भी चीज को समझा सकता हूँ। मान लो मुझे ये समझाना हो कि यार जीवन में अगर आपने गलत किया है किसी के साथ तो जीवन आपके साथ गलत करेगा। जीवन कोई आदमी नहीं है, जीवन मतलब लाइफ। ठीक है, लाइफ में अगर आप किसी के साथ गलत करो तो लाइफ में आपके साथ गलत होना है, ये प्रूफ है। और इसको मैं किसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दूं तो आपको समझ में आ जाएगी बात। आ रही बात समझ में? तो टीचिंग करने के मेथड हो सकते हैं अलग अलग। भाई एक टीचर नाच के सिखाता है, बहुत सारे टीचर देखे मैंने। एक टीचर सिखा रहे थे कि भाई घूमर कहाँ होता है राजस्थान में, तो घूमर करके दिखा रहे थे, वो टीचिंग मेथड है ना। उस टीचर के पास स्किल है भाई, उसको घूमर आता है और वो करके दिखा रहा है कि घूमर ऐसे होता है। तो बच्चों को माइंड में बैठ गया कैसे घूमर होगा। तो ये टीचिंग्स मेथड है। तो सबसे पहला जो मेथड है उसे कहते हैं व्याख्यान विधि। नाम से स्पष्ट है, लेक्चर मेथड। इसमें क्या करेंगे भाई, नाम ही भाई नहीं लेक्चर में, तो लेक्चर देंगे, है ना। दिस इज अ टीचर सेंटर द मैटर, ये पूरी तरह से टीचर सेंटर्ड होता है। इसमें टीचर केवल व्याख्यान देता है। जैसे आपने भारत के एक सुप्रसिद्ध शिक्षक विकास दिव्यकीर्ति सर, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर का नाम सुना होगा, दृष्टि आईएएस के संस्थापक हैं। उनके लेक्चर आप सुनिए, और उनके लेक्चर को आप जब सुनेंगे तो आपको वाकई में अनुभूति होगी कि आप इस इतने बड़े संसार में, इस ज्ञान की दुनिया में बहुत छोटे हैं। विकास सर खुद कहते हैं कि मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन अब आप सोचिए कि जब वो व्यक्ति ऐसा कह रहा है तो आप फिर कहाँ हैं। और ये व्याख्यान विधि, जब सामने कोई व्यक्ति लेक्चर दे रहा है और आप उसको सुन रहे हैं, तो ये शिक्षक केंद्रित विधि है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, परंतु रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। इसमें व्यक्ति क्या करेगा, रटेगा साहब। रिलेटेड टू मेमोरी लेवल टीचिंग, यानी कि इसमें केवल लेक्चर लेक्चर हो रहा है, बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, बच्चा केवल सुन रहा है, उसको कुछ बातें याद आ गई है, वो सुनते जा रहा है। तो लेक्चर मेथड हो गया। एक होता है डिस्कशन मेथड, चर्चा विधि। इसमें डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है, तो डिस्कस कर लो कोई चीज। द्विमार्गी संवाद होता है। मैं एक क्वेश्चन आंसर वो रख लेता हूं, है ना, कि भाई कैसे तैयारी करना चाहिए, कैसे सेट निकलेगा, और मैं लाइव सेशन ले लेता हूं और मैं कहता हूं कि प्यारे बच्चों देखो, कमेंट करो आप सभी लोग। आप क्या करो, कमेंट करो। और कमेंट जब आप करोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग से जुड़ पाऊंगा, ठीक है। दिस संवाद होता है चिंतन, तर्क, सहभागिता, रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, ठीक है। तो चर्चा विधि इसमें होती है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां आप जाओगे तो पीडीएफ वगैरह आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। चलिए, एक होती है डेमोस्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि। इसमें प्रदर्शनी लगाई जाती है और प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को समझाया जाता है, लर्नर को समझाया जाता है। जैसे कि लर्निंग टेक्स टू प्लेस थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड द प्रैक्टिस, इट सुटेबल्स फॉर साइंस स्किल्स एंड द एक्सपेरिमेंट्स। इसमें देखकर और करके सीखना होता है, विशेषकर विज्ञान और कौशल के विषय में। तो कुछ ऐसे विषय जिसमें प्रदर्शनी लगाई जाती है, जैसे आपने सुना होगा विज्ञान की प्रदर्शनी। तो वो प्रदर्शनी में क्या होता है भाई, उस प्रदर्शनी में चीजों को करके सीखा जाता है, इसे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं। इसमें प्रदर्शन विधियों का प्रयोग होता है, ठीक है। एक होती है ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक विधि क्या होती है, इसको ध्यान से सुनना, इसमें प्रश्न आता है। इसमें शिक्षार्थी स्वयं खोज करके ज्ञान प्राप्त करता है, यानी कि खुद ही करके सीखेगा। खुद क्या करेगा, करके सीखेगा। सब काम खुद करेगा बच्चा, अभ्यर्थी खुद करेगा। दिस मेथड प्रमोटेड द डिस्कवरी लर्निंग वेयर द लर्नर्स फाइंड टू नॉलेज देमसेल्व्स, यानी कि वो खुद कर रहा है, ठीक है। इसमें शिक्षार्थी स्वयं खोज करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग कहते हैं। आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड, आईसीटी आधारित विधि है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक स्मार्ट बोर्ड्स, पीपीटी, एलएमएस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ये आईसीटी बेस्ड लर्निंग है। तो ये अलग अलग मेथड बहुत सारे हो सकते हैं टीचिंग के। अब टीचिंग में सहायक सामग्री क्या हो सकती है, भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसमें क्या सहायक सामग्री है, ये पेन टेप जिससे मैं लिख कर बता रहा हूं, आपको दिखा देता हूं। इस पर हम लिखते हैं तो आपको दिखाई देता है, ये पेन इसके ऊपर चलाया जाता है। ये सहायक सामग्री है जो आपके एजुकेशन में काम आ रही है। आप अगर देख रहे हो, ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हो, तो आपके पास जो फोन है वो शिक्षण सहायक सामग्री है। आपने अगर हेडफोन्स लगा रखी, शिक्षण सहायक सामग्री है। आप किसी बड़े स्मार्ट बोर्ड पर क्लासेस देख रहे हो, आपके घर में कोई बड़ा पैनल लगा हुआ है, तो यह शिक्षण सहायक सामग्री है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए ग्लोब दिखाता हूं आपको, भूगोल का, शिक्षण सहायक सामग्री है। तो याद रखना, शिक्षण सामग्री का मतलब क्या होता है। शिक्षण सहायक सामग्री वे उपकरण होते हैं, वे संसाधन होते हैं जो शिक्षण अधिगम को सरल और रोचक बना देते हैं। मैंने फोटोस लगा दिए कुछ, मैंने आपको कोई कार्टून दिखा दिया यहां से कि देखो ये कार्टून ऐसा दिखता है ना, मैंने कोई एग्जाम्पल आपको दिया, तो ये रोचक और प्रभावी होता है। याद रखना, मीनिंग होता है इसका क्या, एड्स, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री कुछ चीजें। अब क्या क्या हो सकती है, श्रव्य साधन हो सकते हैं, सुनने वाले,
जिससे सुना जाए। बिल्कुल आसान है भाई। ऑडियो एड्स हो सकते हैं, जैसे कि सुनने के माध्यम से सीखने में सहायक, है ना। रेडियो, रेडियो जिसे सुना जा सकता है। माइक्रो, आपके जो इक्विपमेंट्स अलग अलग आते हैं वो। तो टाइप्स ऑफ द टीचिंग एड्स क्या हो सकते हैं? श्रव्य साधन, जिनको सुना जाए, ठीक है। एक होता है विजुअल एड्स, जिसे कहते हैं दृश्य साधन। दृश्य यानी कि जो दिखाई दे, जैसे कि चार्ट, मानचित्र, मॉडल। इसको देखकर अगर बच्चा सीख जाए, नक्शा, मानचित्र होता है ना, नक्शा होता है, नक्शा देखकर अगर बच्चा सीख जाए, बच्चा अगर ग्लोब देखकर सीख जाए, तो शिक्षण सामग्री है, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स, दृश्य और श्रव्य, यानी कि टीवी दिखा दो आप बच्चे को, तो ये भी तो सामग्री है, ये आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में लाइन लिखी है, दृश्य श्रव्य सामग्री, आप पढ़िए सिलेबस को, ठीक है। मैंने एक भी चीज ऐसी इनरिलेवेंट नहीं ली है सिलेबस में, इस कंटेंट में, है ना। तो स्थायी होता है, ध्यान रखना, अधिगम इससे स्थायी हो जाता है। अगर मैं आपसे कोई चीज बताऊं, एक कहानी सुनाऊं आपको, और वही कहानी मैं टीवी पर आपको दिखा भी दूं, आपने टीवी पर वो कहानी देख ली, अब आपके दिमाग में पिक्चर बन गई कि सर ने ये कहानी सुनाई थी और इसके बारे में सर ने ये बताया था, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, एक मूवी की तरह आपके दिमाग में बैठ गई। एक प्रिंटेड एड्स, मुद्रित सामग्री में ये जो कंटेंट आपको दे रहा हूं, ये लिखा हुआ कंटेंट है। पुस्तकें, नोट्स, स्व अध्ययन सामग्री सहायक होते हैं, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो प्रिंटेड एड्स आपको मिल जाएंगे। आईसीटी टीचिंग एड्स, आईसीटी आधारित साधन आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो आईसीटी यानी कि कंप्यूटर आधारित, मैं डिजिटल स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आपको आधुनिक और लचीलेपन तरीके से पढ़ाई करवा दूं। मैं आपको कमेंट सेक्शंस ओपन करवा दूं कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा जब कमेंट करें तो मुझे पता चले कि आप क्या चाहते हो। यह शिक्षण सहायक सामग्रियों के अंश है। मूल्यांकन प्रणाली आपका सिलेबस में दे रखी भाई। मूल्यांकन प्रणाली क्या होती है? इवैल्यूएशन सिस्टम, मूल्यांकन प्रणाली। मूल्यांकन वह निरंतर और सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्धारण किया जा सकता है। मूल्यांकन वह निरंतर और व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति और निर्धारण किया जाता है, ठीक है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति और क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। निरंतर और व्यवस्थित प्रक्रिया है, ठीक है सर। इसको आप याद रखिएगा, ये मूल्यांकन है। अगर मुझे अपना मूल्यांकन करना है, मैं चाहता हूं कि अपना मूल्यांकन, मैं कैसी क्लासेस ले रहा हूं, तो मैं देखूंगा ना कि मेरी क्लास कितना वॉच टाइम है, मेरी वीडियोस पर कितने लाइक है, मेरे वीडियोस पर कितने सुपर थैंक्स है, ठीक है, मेरे वीडियोस पर कितनी सारी चीजें हैं। और ये सारी चीजें जब होगी तो मुझे पता चलेगा कि वास्तव में लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये मेरा मूल्यांकन है खुद का। और ऐसा ही सिस्टम हमारे एजुकेशन में है कि हम बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं, हम बच्चों की कॉपी चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो मूल्यांकन निरंतर और व्यवस्थित होता है जिसके माध्यम से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। हमें पता चलता है कि बच्चा कितना सीखा है, क्या सीखा है, ठीक है। तो ये जो है मूल्यांकन प्रणाली इस प्रकार से आपकी काम करती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। मूल्यांकन निरंतर व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति और निर्धारण किया जा सकता है, ठीक है। आप इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। ज्वाइन करने के जो अभी फायदे हैं वो आपको ये हैं कि एक तो एड फ्री चीजें हैं पूरी तरह से, और दूसरी बात यह है कि आने वाले टाइम में जब हम एमपीपीएससी की स्पेशल क्लासेस, एक कोर्स बनाने वाले हैं जो पूरी तरह से ज्वाइन मेंबर्स के लिए होगा, उसमें आपको बहुत सारी चीजें उसमें मिल जाएगी, ठीक है। एमपीपीएससी के लिए बहुत सारी चीजें हम इधर भी करेंगे, यानी कि निःशुल्क भी रहेगी, लेकिन कुछ ऐसे लेक्चर्स रहेंगे जो फाइनली आपके ज्वाइन मेंबर्स के लिए रहेंगे। तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको जैसा उचित लगे आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन हाँ, क्लास के बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा, क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको, और ये चीजें आपको कितनी पसंद आ रही हैं, ठीक है। आप थैंक्स, सुपर थैंक्स, बहुत सारी चीजें ऑप्शंस के अंदर हैं, आप सबका प्रयोग कर सकते हैं ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले, मुझे पता चले कि चीजें आपको पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ध्यान रखिएगा, ये पूरी यूनिट जो है इसका अपना एक सिलेबस है। इस पूरी यूनिट का मतलब पूरे के पूरे पेपर फर्स्ट का अपना एक सिलेबस है जिसको लोग बहुत ही ज्यादा कोर्स के माध्यम से बेच रहे हैं। फीस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे मैंने निःशुल्क देने का आपको प्रयास किया और हर वो चीज प्रोवाइड मैं करवाऊंगा आपके 11 जनवरी के पहले जो आपके लिए जरूरी होगी, ठीक है। तो आप चीजों को ये मान के चले कि पूरी तरह से जो कंटेंट है ये पेड कंटेंट है जो आपको मिला है या आपको दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, इवैल्यूएशन सिस्टम, मूल्यांकन प्रणाली क्या होती है? मूल्यांकन निरंतर व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति और निर्धारण होता है ना। भाई मूल्यांकन करेंगे, टेस्ट का नंबर देखेंगे, तब पता चलेगा ना कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, ठीक है, ये मूल्यांकन है। दूसरा देखो, निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है भाई? निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? इसमें शिक्षण के दौरान किया जाता है ताकि सुधार किया जा सके। जब हम पढ़ा रहे हैं तभी मैं कोई ऐसी चीजें आपसे पूछूं जिससे मुझे पता चले कि भाई आपकी कमी कहाँ है, तो इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड,
है ना। जैसे आपने कोई कोर्स देखा होगा जिसका नाम हो वैल्यू एडिशन कोर्स, देखा है? आपको पहले से कुछ आता है, जैसे हमारे एमपीपीएससी मेंस में होता है वैल्यू एडिशन प्रोग्राम, कि आपको पहले से आपने 2-3 मेंस लिखे हैं, आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आप वैल्यू एडिशन करना चाहते हो अपने आंसर्स की, तो ये निर्णयात्मक मूल्यांकन कहलाता है कि आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो, इंप्रूवमेंट कर रहे हो। एक होता है समेटिव वैल्यूएशन, संकलात्मक मूल्यांकन। इसमें पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है कि आप पूरा पाठ्यक्रम पढ़ लिए, जैसे मैं कह दूं कि यार अब अपन एफएलटी लगा लेते हैं एक दिन लाइव। एफएलटी का मतलब फुल लेंथ टेस्ट, मैं जिसमें यूनिट 8 के भी क्वेश्चंस रखूंगा, मैं यूनिट 10 के भी क्वेश्चंस रखूंगा, पेपर के पहले पेपर जो पूरा सिलेबस का होगा। होता है ना, एक एक आपके हाफ ईयरली एग्जाम होता है, एक फाइनल एग्जाम होता है, ठीक है, एक आपके अलग अलग प्रकार के प्री बोर्ड होता है। तो ये क्यों होते हैं? उतना सिलेबस जो आपने कवर किया है वो आपका है या नहीं है, ठीक है। तो समेटिव वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? पूरा पाठ्यक्रम आपने पढ़ा है या नहीं, ये इसमें देखा जाता है। एक होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, निदानात्मक, निदान करना है। आपने एक टेस्ट लिया, आपको पता करना है कि बच्चों की क्या दिक्कत है। उस टेस्ट में आप उन्हीं टॉपिक्स के प्रश्न दो जहां पे बच्चा ज्यादा फंसता है, तो आपको पता चलेगा कि बच्चे को टॉपिक सही से समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो सिखनाई में कठिनाइयों की पहचान करते जब हम, तो रेमेडियल टीचिंग्स करते हैं, रेमेडियल्स, है ना, उपचारात्मक, निदानात्मक, कि हमें क्या निदान करना चाहिए। एक प्लेसमेंट इवेल्युएशन होता है, इसे हिंदी में कहते हैं स्थापनात्मक मूल्यांकन। मैं इसीलिए कह रहा था आपसे कि इंग्लिश में पढ़ो, क्यों? क्योंकि हिंदी के शब्द आप देख लो खुद ही, निदानात्मक, स्थापनात्मक, मुझे खुद ही बोलते नहीं आ रहे, ठीक है। यहां देखो प्लेसमेंट, प्लेसमेंट इवेल्युएशन शिक्षण के पहले स्तर पर निर्धारित करता है। यानी कि ये क्या होता है भाई, शिक्षण से पहले बहुत सारे स्कूल होते हैं ना ऐसे कि बच्चे का एडमिशन तब लेंगे जब टेस्ट लेंगे, टेस्ट में बच्चा कैसा है वो पास हो जाएगा तब एडमिशन होगा। आजकल के स्कूल बड़े कलाकार हैं, पहले से देखते ज्ञान वाला बच्चा कौन है उसी को एडमिशन दो, ताकि कल से माथा ना दुखाए अपना। ऐसा बच्चा एडमिशन ले लिया जिसको कुछ नहीं आता हो, है ना। आजकल के स्कूल हैं ऐसा, पहले टेस्ट लेते हैं फिर एडमिशन लेते हैं। कुछ तो और महान है भाई, वो कुछ कहते हैं कि माता पिता पढ़े होने चाहिए तभी एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो प्लेसमेंट इवेल्यूशन, कंटिन्यूस एंड द कॉम्प्रहेंसिव वैल्यूएशन, सीसी। सब कॉलेज में पास हो आप, आपने कॉलेज में लिख के दिया होगा सीसी, है ना, प्रोफेसर ने कहा होगा कल सीसी सबमिट करना। सीसी क्या होता है? सतत व्यापक मूल्यांकन होता है। ये घर से लिख के ले जाते थे अपन तो कॉलेज में। हमारे कॉलेज में तो क्या होता था कि कहते थे कि कल सीसी जमा करना है, हमें सीसी लगता था स्टार्टिंग में जब कॉलेज में जाते हैं ना, कहते सीसी लेके आओ। कौन सी सीसी लाना भाई, आज तक पता नहीं चला। फिर सीसीई, इसका मतलब होता है सीसीई, ठीक है। और इसको कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन कहते हैं, जो टीचर्स को देना होता है लिख के। कॉलेज में, मध्य प्रदेश सरकार के कॉलेज में तो यही हो रहा है भाई, है ना। यहाँ पे बच्चे को एक्चुअल में पता ही नहीं कि सीसीई होता है, वो सीसी सीसी करते रहते हैं और लास्ट में सीसी में ही काम हो जाता है उनका, ठीक है। चलिए शैक्षिक और, बताओ कॉलेज में ऐसा होता है कि नहीं होता है? शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों मूल्यांकन इसमें होते हैं। तो इसमें जो है सीसीई होता है, सीसी नहीं होता है, ध्यान रखना, सीसीई होता है, ठीक है। चलिए ये आपका है। अब ब्लूम का जो वर्गीकरण मैंने बताया था उसको देखो। ब्लूम का वर्गीकरण शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है कि शिक्षण का क्या उद्देश्य है, बच्चे को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, ये ब्लूम का वर्गीकरण है। पूछा जा सकता है कब दिया था, 1956 ने ब्लूम में दिया था कि बच्चे जो सीखते हैं वो क्रमशः सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? क्रमशः सीखते हैं, है ना। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डोमेन से संबंधित है। प्रारंभिक स्तर में संज्ञा यानी कि नाउन के रूप में थे। यानी कि ये कह रहा है कि संज्ञानात्मक स्तर 1956 में इसने बताया। इसने कहा बच्चे पहले ज्ञान करेंगे, फिर बोध करेंगे, फिर अनुप्रयोग करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे और फिर संश्लेषण करेंगे। तो ये चीजें स्टेप बाय स्टेप होगी। पहले बोध होगा, सॉरी ज्ञान होगा, फिर बोध होगा, फिर अनुप्रयोग होगा, फिर विश्लेषण होगा और फिर संश्लेषण होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह के चला गया? ब्लूम कह के चला गया। उसने कहा कि ऐसे डायरेक्ट कोई मैं आपसे कह दूं कि लो एनालिसिस करो, आप कहोगे सर किस बात का एनालिसिस, हमको तो कोई जानकारी नहीं है। तो पहले क्या होना चाहिए? पहले ज्ञान होना चाहिए आपके पास, फिर बोध होना चाहिए, फिर अनुप्रयोग आपने किया, विश्लेषण आपने किया, फिर आप संश्लेषण कर सकते हो, ठीक है। तो ब्लूम ने कहा कि भाई स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं, ठीक है। शिक्षार्थी और वयस्क शिक्षार्थी, ये भी आपके सिलेबस में है, देखिए जरा क्या होता है। लर्नर एंड एडल्ट लर्नर, इन दोनों में भिन्नता होती है। एक होता है लर्नर, सीखने वाला, और एक होता है एडल्ट लर्नर, यानी कि तो वयस्क। वयस्क, एडल्ट मतलब वयस्क। शिक्षार्थी वह व्यक्ति है जो ज्ञान, कौशल और मूल्य एवं दृष्टिकोण अर्जित करने की प्रक्रिया में सक्रिय होता है, ये शिक्षार्थी है, लर्नर है, ठीक है। शिक्षार्थी वह व्यक्ति होता है जो ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण अर्जित करने में केंद्र में होता है। वयस्क शिक्षार्थी स्वयं निर्देशित होता है, लक्ष्य उन्मुख होता है और अपने अनुभव के आधार पर सीखता है। जैसे कि आप युवा हो, आपको एक गाइड चाहिए,
आप अपने अनुभव, मान लो आपने पुराना सेट दिया है तो उसके हिसाब से कि भाई मैं पहले इतने नंबर से रह गया था, इस बार मैं ऐसे तैयारी करूंगा, मैंने जो गलती की वो नहीं करूंगा। टेस्ट आप जरूर लगाओ भैया, टेस्ट लगाओ आप सभी लोग, है ना, टेस्ट कंपलसरी है लगाना, ठीक है, कहीं से भी लगाओ। चलो, तो अपने अनुभव के आधार पर सीखता है। तो युवा हमेशा क्या करता है, अपने अनुभव से सीखता है, जबकि शिक्षार्थी को सिखाना पड़ता है। शिक्षार्थी में बच्चे आ सकते हैं, है ना, जिनको ज्ञान कौशल दृष्टिकोण अर्जित करने की प्रक्रिया में सक्रिय होते हैं। और व्यस्क शिक्षार्थी वो होता है जो खुद करता है, इसे एंड्रोगोजी कहा जाता है। तो एंड्रोगोजी क्या है, मैकलम नोल्स ने इसका प्रतिपादन किया था। और ये वयस्क शिक्षार्थियों के लिए, अगर आपसे पूछे कि एंड्रागोजी जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग में आता है, एंड्रागोजी सीधे सिलेबस में दे रखा है, इसलिए पूछा जा सकता है। तो एंड्रागोजी का मतलब होता है वयस्क जो लोग होते हैं, वयस्क जो युवा होते हैं उनके बारे में है। ये वयस्क जो शिक्षार्थी होते हैं आत्मनिर्देशित होते हैं, अनुभव आधारित अधिगम करते हैं, अपने अनुभवों से सीखते हैं, है ना, और लक्ष्य उन्मुख होते हैं, इनको टारगेट पता होता है क्या करना है, और ये समस्या केंद्रित होते हैं, जो समस्या होती है उस पर ये पूरी तरह से क्या होते हैं, केंद्रित होते हैं। शिक्षार्थियों की आवश्यकता क्या है, शिक्षार्थी को क्या चाहिए, नीड्स टू लर्नर्स, ये भी आपके सिलेबस में है। शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकता होती हैं जो अधिगम को प्रभावित करती हैं। उत्तम पाठ्यपुस्तक उनके पास होना चाहिए, मार्गदर्शन उनके पास होना चाहिए, प्रतिपुष्टि उनके पास होना चाहिए, ठीक है, सामाजिक सहभागिता होनी चाहिए, सहयोग होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, है ना, सामाजिक आवश्यकता उनकी है। भावनात्मक आवश्यकताओं की बात करें तो सुरक्षा होनी चाहिए, आत्मविश्वास, प्रेरणा होनी चाहिए, संज्ञानात्मक आवश्यकता होनी चाहिए, समझ, तर्क, समस्या समाधान होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। ये नीड टू लर्नर्स है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता है, आप में और मेरे में भिन्नता है। हो सकता है आप किसी एक्स या वाई काम में बहुत एक्सपर्ट हो जो मुझे नहीं आता हो, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी काम में बहुत एक्सपर्ट हूं जो आपको नहीं आता हो। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। आपके घर में आप भाई और बहन दोनों, हो सकता हो आपकी बहन पढ़ने में बहुत एक्स्ट्रा एडवांस हो लेकिन आप नहीं हो। ये इंडिविजुअल भिन्नता है, ये सब में होता है। ऐसा नहीं कि वो ऐसा है तो मैं क्यों नहीं, आपकी कुछ अलग, लोग कहते हैं ना कि आप स्वयं में अलग हो, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का मतलब भी यही होता है कि शिक्षार्थी के बीच पाई जाने वाली भिन्नताओं को व्यक्तिगत भिन्नता होते हैं, चाहे वो बुद्धि के स्तर पर हो, चाहे वो अभिक्षमता के स्तर पर हो, चाहे वो इंटरेस्ट के स्तर पर हो। आपका एक दोस्त है, उसे क्रिकेट देखना पसंद है, आपको नहीं है, रुचि है, उसका व्यक्तित्व अलग है, आप बिना गाली से बात नहीं कर सकते, वो कर सकता है। सीखने की शैली अलग है, गति अलग है, वो किसी चीज को 2 घंटे में सीखता है, आप 10 मिनट में सीख सकते हो। तो इंडिविजुअल भिन्नता का मतलब होता है कि हर व्यक्ति की इंडिविजुअल भिन्नताएं होती हैं, ठीक है। उच्च शिक्षा में शिक्षण की नवीनतम चीजें जो चल रही हैं उसको देखिएगा। इनोवेशन ऑफ टीचिंग इन हायर एजुकेशन, क्या क्या नई चीजें हैं। तो मेजर ट्रेंड्स जो चल रहे हैं, लर्नर सेंटर्ड टीचिंग चल रही है अभी, शिक्षक केंद्रित चीजें चल रही हैं कि जो शिक्षण केंद्रित चीजें हैं, सॉरी, अभ्यर्थी केंद्रित, है ना, यानी कि बच्चे को केंद्र में रख कर चीजें करवाना है। ऐसी कोशिश करना है कि बच्चा खुद सीखे, करके सीखे, ये आजकल के एजुकेशन की विशेषता बन गई है ना। सेल्फ लर्निंग होती है, कोलैबोरेटिव लर्निंग्स होती है, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेट करके सीखते हैं। ऑनलाइन एंड ब्लेंडेड लर्निंग होती है, आजकल ये एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ पे चल रहा है। ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन शिक्षण, ये भी आपके सिलेबस में दे रखा है। तो ऑनलाइन में क्या होता है भाई, फ्लेक्सिबिलिटी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ये मैं आपको लर्निंग करवा रहा हूँ। सेल्फ पेस्ड होती है, आप बहुत अच्छे से आपके अनुसार सीख सकते हो। आपको चाहिए कि सर रुक जाए तो थोड़ी देर आप रोक सकते हो, आप अपने हिसाब से आवाज कम ज्यादा कर सकते हो, आप अपने हिसाब से वीडियो को बार बार देख सकते हो। ये ऑफलाइन में तो संभव नहीं है, टीचर ने एक बार पढ़ा दिया, बात खत्म। जबकि ऑनलाइन में ये सारी चीजें हो सकती हैं। ऑफलाइन की क्या विशेषता है, फेस टू फेस होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, इमीडिएट होता है, इंटरेक्शन होता है, आप टीचर को बोल सकते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं ऑनलाइन ऑफलाइन है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये भी आपके सिलेबस में दे रखा है, विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली कहते हैं इसको, ये यूजीसी ने शुरू किया अभी अभी। इसमें क्या होता है भाई, आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप कोई भी सिलेबस ले सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी जो आई है ना, एनईपी 2020, इसमें आपको कोई भी सब्जेक्ट लेने की छूट है कि आपको जो अच्छा लगे, आपके एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार, आपकी लर्निंग के अनुसार, आपकी ऑटोनॉमी के अनुसार, आपको जो अच्छा विषय लगे वो आप ले सकते हो, ठीक है। इसी का मतलब होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसे CBCS कहा जाता है, ठीक है। और ये आपका जो नया एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर ये चीजें लेकर आई हैं। ये पूरा हमारा सिलेबस था यूनिट नंबर फर्स्ट का। अभी तक मैंने, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप याद रखिएगा कि मैंने पूरे सिलेबस को कवर करवाया है, जिसमें मैंने यूनिट नंबर, आपकी सारी की सारी जो यूनिट्स है उनको बहुत बेहतर ढंग से कवर करवाने का प्रयास किया है। आप
आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताइएगा। खैर आप बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, और भी जो कमेंट नहीं कर रहे ज़रूर करें। मैं आपको बता दूं कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में जा करके मेरे वीडियोस देख सकते हैं। अभी तक मैंने पूरा पेपर फर्स्ट जो है कम्प्लीटली कवर करवाने का प्रयास किया है। कुछ जो वीडियो हमारे बाकी हैं, कुछ यूनिट्स हमारे जो बाकी हैं, उनको भी मैं डाल दूंगा। आप कमेंट कीजिए आप नेक्स्ट यूनिट आपको कौन सा चाहिए, उस यूनिट्स के कमेंट्स आप जरूर कीजिएगा। सेशन कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा। ईमानदारी से मैंने आपसे पूछा है, आप सुझाव दे सकते हैं अपने, जो मुझे काफ़ी मोटिवेट करेंगे। क्या सुधार इन सेशंस में किया जा सकता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो और आपको आगे बढ़ा सकती हैं या आपके डर को सेट के लिए, पेपर फर्स्ट के लिए ख़त्म कर सकती हैं। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, सब कुछ आपके सामने है, जैसा है वैसा है। और आपको अगर सेशन बढ़िया लग रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।